Hello everyone, welcome to our PD and this is Shubhya. So this video is for all the ones who are preparing for HPCL for the position of executive. That is, if you want to be an officer in HPCL, the very first stage is to clear your CBT. And CBT में you have to understand कि strategy बनाना सबसे important है. Strategy कैसे बनती है? जैसे आपको पता है कि पहले पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है. जो पेपर का स्ट्रक्चर आपको मेंशन है दैट इज 85 क्वेश्चंस आपके जर्नल एप्टीट्यूड के हैं एंड 85 आपके प्रोफेशनल टेक्निकल का आ जाता है. ना यू सी, अगर मैं एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वेटेज देखूं एक एक मार्क की, बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉइंट्स के बेसिस पे भी बच्चे रह जाते हैं. नाउ व्हाट इज अ हैक इज, नाउ through this video first I'm going to help you in scoring 17 out of 17. Verbal English में 17 out of 17 स्कोर करना बहुत ईजी है. सम ऑफ यू माइट हैव अ डाउट कि पहले लगता है कि इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये रॉन्ग कंसेप्ट है क्योंकि 17 मार्क्स कम नहीं होते हैं और दूसरी चीज़ इंग्लिश को आपको पढ़े बहुत टाइम हो गया, सो यू नीड टू रिवाइज द कंसेप्ट्स. हमें प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए इंग्लिश में, दैट नीड टू बी वेरी प्रोफिशिएंट, वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, नॉट रिक्वायर्ड. यू नीड टू बी एन एवरेज, यू नीड टू बी नोइंग द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. और अगर आप अभी भी वो रूल्स को जनरिक से स्टार्ट करके आप करते हो तैयार, यू कैन डू इट वेरी इजली. एंड देयर वर मल्टीपल टेक्नोक्रेट्स जिनका 17 out of 17 लास्ट में भी आया. सेकेंड स्टेजेस, जिन बच्चों को फेयर है कि नहीं हमें इंग्लिश आती नहीं है, एंड दिस इज अ पार्ट वी आर गोइंग टू मिस फॉर श्योर, डोंट मिस इट. आई एम टेलिंग यू, इवन अ पर्सन हु डज नॉट नो एनीथिंग इन इंग्लिश, बहुत जनरिक रहा है, इंग्लिश से बहुत डर लगा है, सो आई कैन टेल यू वेरी इजीली कि आपके पास 17 मार्क्स है बट उसमें भी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी है जिसमें से कुछ शॉर्ट टॉपिक्स कर लोगे एंड स्टिल यू आर गोइंग टू गेन द मार्क्स. और लास्ट है एक और स्ट्रैटेजी जो मैं आज पुल इन करने वाली हूँ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू. यहाँ पे मैं जितने भी PYQs आपके 2025 के हैं वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ ब्रांच वाइज, राइट. वो सारे PYQs को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आंसर्स के साथ सॉल्यूशंस हैं, कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, ड्रॉप अप इन द कमेंट्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ गुड सेशन फॉर यू बिकॉज आप बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे. सेकेंडली, खुद से वीडियो को पॉज कर लेना, जहाँ पे क्वेश्चन लगे कि लॉन्ग है अपनी तरफ से आंसर आइडेंटिफाई करो और खुद को अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो बिकॉज आई टेल यू मल्टीपल टाइम्स आपके PYQ से भी क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई हैं, प्लीज टेक इट बाय हार्ट एंड जस्ट प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंगली. इंग्लिश रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस. यू जस्ट हैव 11 टॉपिक्स ओवर है. अब ये 11 टॉपिक्स को टारगेट करके हमें करना है. ये नहीं है कि कुछ टॉपिक्स नहीं आए तो मैं मिस कर दूं, दैट इज ओके. आप वोकैबुलरी को कुछ पार्ट मिस भी कर सकते हो. सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन का 2025 में हुआ नहीं था. अब सी, मैंने एक एक करके डिटेल एनालिसिस की वीडियो भी डाली है, वो आप अच्छे से पढ़ना. The thing is not to skip any topic, that's why the analysis were done. The thing is how smart we need to do is, जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको RCs के, जम्बल्ड के, फिल इन द ब्लैंक्स के, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं. सो नो यू विल रियलाइज कि इट्स ईजी टू स्कोर. और सारा जोर वोकैबुलरी पे मत लगा देना. द रीज़न इज वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट. अगर रोज़ कंसिस्टेंसी से मेंटेन कर पा रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, वेरी गुड. बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अभी प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, तो पहले वो टॉपिक्स को टारगेट करो विच आर गोइंग टू कम एंड हैव मोर वेटेज देन 50%. तो बी स्मार्ट, be appropriate, and I will also conduct a doubt session. Any one of you can join in that doubt session and you can share your viewpoints कि कौन से क्वेश्चंस में मुझे डाउट आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग और हाउ टू बी स्ट्रैटेजिक इन योर अप्रोच. जैसे कई क्वेश्चंस, कई बच्चों को लगता है कि मुझे वोकैबुलरी आती है, सिनोनिम्स आते हैं, मैं क्या करूँ, मैं एंटोनिम्स को कैसे पढ़ूँ, मैं वोकैबुलरी तैयारी कैसे करूँ. तो वो सारे डाउट्स में क्वेश्चंस लेकर आना एंड वी विल हैव अ वेरी फ्रूटफुल सेशन ओवर देयर. Now let's get started. So I gave you all the information. Now comes the main part. I'm going to solve the questions with you one by one, year wise. Now the very first thing ये है ऑफिशियल मैकेनिकल 2025 का पेपर. एक चीज़ याद रखना, जो स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्पेलिंग का क्वेश्चन है आपका, ठीक है. आई ट्राई टू हेल्प यू इन दिस सेंस कि क्वेश्चन कैसा आता है, और ये 4 स्पेलिंग्स के दिए थे जिसमें से मैंने ऑलरेडी करेक्ट कर दिए हैं. द रीज़न इज कि आपको क्लियर हो जाए और स्पेलिंग्स अभी ही साथ में लर्न करते जाओ. जो पहला क्वेश्चन था, एक आपको ड्रॉ लाइन दी गई है. शी थ्रू डाउन हर पाइप एंड bustled in. The girl followed and I entered too, soon perceiving that the report was true and moreover that I had almost upset her wits by my unwelcome apparition. I bade her to be composed. Now what they're trying to do is कि कुछ तो words आपको जान के दिए गए हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं. बासल्ड है जैसे बहुत एनर्जेटिकली मूव करना, यहाँ पे परसीव होता है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, और आपको परसीव का ही क्वेश्चन था, यही पे आपकी गलती होती है. हमारा जो है परसीव का रोल है, रिसीव है, इनके स्पेलिंग्स होते हैं PERCEIVE. नॉर्मली हम CIEVE करते हैं, ये गलत है.
ठीक है, नॉर्मली ये आपको दिया आएगा, रिसीव आ गया, परसीव आ गया, CEIVE, ये लिख लो कंसेप्ट, रिसीव परसीव। कुछ चीज़ें होती हैं जिनके स्पेलिंग्स ई पहले आता है आई से और वो हमें याद करना है, राइट। उसके बाद आपका मोर ओवर का स्पेलिंग है, दैट इज MOREOVER, मोर प्लस ओवर। कई बार आपको कट करके जैसे यहाँ पे दे दिया, दिस इज रॉन्ग, मोर ओवर दिस इज रॉन्ग। एंड और आपको कौन सा है, अपार्शन, APPARITION। अपार्शन का मतलब होता है जब मुझे कोई घोंसली अपीयरेंस जैसी कोई चीज़ लगती है, डरावनी चीज़ लगती है, उसे अपार्शन बोलते हैं। नाउ इसी आप एक क्वेश्चन के बेसिस पे, स्पेलिंग्स के बेसिस पे आप 3 मीनिंग्स भी याद कर रहे हो। अपार्शन कोई घोंसली अपीयरेंस, अगर परसीव है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, स्टार्टिंग में मैंने बसल का बोला, दैट इज टू मूव वेरी हरडली या एनर्जेटिकली मूव करना। सो इस तरह से क्वेश्चंस और साथ साथ में स्पेलिंग्स याद करना, BADE, बिट करना, बेट करना, दैट इज दैट। आई होप द फर्स्ट वन इज क्लियर। सेकेंड आ जाता है यहाँ पे आपके पास, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो क्वेश्चन कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आर्टिकल्स फिल करना। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, ए, एन और द होता है। ए और एन क्या होते हैं हमारे, वो आर्टिकल्स जो इनडेफिनेट है, जिनकी चीज़ों के बारे में हम श्योर नहीं है। द आ जाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ऑल्सो ए इज यूज विद द कॉन्सोनेंट साउंड, एन इज यूज विद द वॉवल साउंड एंड द इज यूज विद समथिंग दैट इज वेरी पॉपुलर एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री। अब एन के बेसिस पे क्वेश्चंस मैं अभी बोल रही हूँ, रिवाइज कर लेना। यूरोपियन, बच्चे एन यूरोपियन लगाते हैं क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, फाइन, बट ई से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन अगर इसकी मैं साउंड चेक करूंगी, इट विल बी यूरोपियन, य पहले आ रहा है मेरे पास। सो इफ इट इज य साउंड एट द प्रोमिनेंट, आई विल बी पुटिंग अ यूरोपियन, नॉट एन यूरोपियन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, आयर, चाहे एच से शुरू होता है लेकिन आ की साउंड आती है। नाउ एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी आर्टिकल्स के डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड की है, वो लिस्ट को गो थ्रू करना मत भूलना बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चंस, ताकि आपको याद रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे आर्टिकल्स के, कुछ डिफिकल्ट होने शुरू हो जाते हैं, तो हर तरह के लेवल के लिए वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लेना। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, द कैंडल विक रिक्लाइंड ऑन वन ऑफ द एंटीक वॉल्यूम्स एंड परफ्यूम द प्लेस with dash order of roasted calf skin। अब क्या किया कैंडल विक ने, जो बहुत, कैंडल विक क्या होती है, जो स्ट्रिंग ऑफ फाइबर नहीं होता जिसके कैंडल के सेंटर में होता है जो स्ट्रिंग होता है, दिस इज नॉट अ कैंडल प्रॉपर्ली, ये स्ट्रिंग, इसे कैंडल विक बोलते हैं, राइट। रिक्लाइन इधर मूव कर रही है, परफ्यूम सब कुछ बहुत अच्छी स्मेल कर दी है, एंड with dash order, or that is your vowel sound with an order of roasted calf skin. I hope the second one is also clear to you. Third one is there, that is, अब यहाँ पे आपके पास कंजक्शन का गलत यूज किया गया है। They have already given you error spotting, but they have already mentioned कि यहाँ पे कंजक्शन का इनकरेक्ट या awkward यूज है। आप सिलेक्ट कीजिए ऑप्शन जिसमें से आपको लगता है कि कहाँ पे गलती है, नहीं है तो नो करेक्शन नीडेड पे टिक कर देना। The sentence is, Catherine wanted to stay with Edgar. Catherine एडगर के साथ रहना चाहती थी, कोई कंजक्शन नहीं है। Yet कंजक्शन है, yet she longed for the wildness and freedom she had shared with Heathcliff. Okay, तब भी वो क्या कह रही है, Catherine wanted to stay with Edgar and yet she longed for the wildness and freedom she had shared with Heathcliff. Heathcliff के साथ she used to feel very much freedom, but वो चीज़ के लिए वो अभी भी फील करती है। और she never said it aloud, और she never said it aloud। देखो दो मुझे कंजक्शंस के पार्ट दिख रहे हैं, एक है yet और एक है और। कंटेक्सचुअल समझने की कोशिश करो कि कैथरीन जो है वो एडगर के साथ रहना चाहती है, yet फिर भी she longed for the wildness, जो उसने फ्रीडम हीथक्लिफ के साथ शेयर किया था वो अभी भी वो चीज़ को चाहती है, उसको नहीं मिल रहा है। और she never said it aloud, और या नहीं आएगा, फिर भी उसने ये चीज़ के बारे में कभी नहीं किसी को बोला। She did not set it aloud, तो इसका क्या आएगा, और नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन उसने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, तो मुझे लेकिन ज़्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। लेकिन क्या होता है आपका, बट, तो क्या है, अनलेस यूज होता है दो कंडीशंस के साथ, जहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अनलेस नहीं आ सकता। बिकॉज शी नेवर सेड इट अलाउड सेंस नहीं बन रही है, वो चाहती ये थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी, बट शी कुड नॉट स्पीक इट, बट वुड बी देयर, बिकॉज नहीं है, बट इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन आपका आ जाएगा, दैट इज द राइट आंसर। खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते रहा करो whenever you do a question. The question 4 is your based on vocabulary.
हिस्टैमरिटी दैट इज एक्सेस कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस जब बंदे के अंदर आती है, बहुत ज़्यादा एक पर्सन कॉन्फिडेंट फील करता है। इन क्वेश्चनिंग द बोर्ड्स डिसीजन शॉक्ड इवन द मोस्ट सीजन्ड एम्प्लॉयज, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने बाकी बोर्ड के डिसीजन को पूछ रहा था, सभी लोग बहुत शॉक हो गए। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड था आपका टेमरिटी। I told you this is with the audacity, that is the extreme confidence that you have. एंटोनिम है opposite find करना है। 4 ऑप्शन है, ये मेरा आ गया कॉन्फिडेंस के साथ रिलेटेड। मुझे क्या फाइंड करना होगा, जो इसका ऑपोजिट आ जाता है। बोल्ड भी मुझे लगता है कॉन्फिडेंट ही हो गया, पॉजिटिव वर्ड है मेरे पास। रैशनेस क्या आ जाता है, जब मैं किसी चीज की तरफ एक्ट करूं, जैसे रैश ड्राइविंग होता है, जब हम एक्ट करते हैं बट नॉट इन अ केयरफुल कॉन्सिक्वेंसेस, रैशनेस तो लिंक्ड ही नहीं है यहाँ पे। एक आ गया ऑडेसिटी। ऑडेसिटी क्या हो जाता है, जब आप बोल्ड हैं, डेयरिंग हैं, लेकिन नॉर्मली इसको देखा जाता है जब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज ही इज एन ऑडेसिटी टू आस्क हिम लाइक दिस, मतलब this is bold but it is not respectful, right? Not exactly disrespectful, you will say, often a way that is seen as disrespectful, shockingly brave. आप पार्लियामेंट में है, किसी से आपको रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बट वन ऑफ द पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग, now he has the audacity to question someone but it seems sometimes disrespectful, so that is what is audacity all about. ये भी boldness से related है। Only option we are left with is cowardice and that is related to lack of courage, lack of confidence. So ये आपका आंसर आ गया। आंसर is option number 4. So fourth is your D option. The next you have is, now it is a jumbled sentence. Jumbled हर क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया है jumbled sentences where you have to arrange it in an order. Now there are always some tricks which have always mentioned कि आपको jumbled में क्या क्या चीज़ें रखनी हैं। पहले हमेशा नाउन को ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। नाउन कौन सा है, ये 2 से स्टार्टेड है, नहीं आ सकता। द मून, भाई नाउन लग रहा है मुझे। एज आई नियर द गेट, ये भी आए आ जाता है। मीनवाइल अ फेन, मीनवाइल मतलब ऑलरेडी कोई चीज सपोजिशन में है। मेरा बी या सी से स्टार्ट हो सकता है, या तो ए आ सकता है या डी आ सकता है। अभी के लिए मेरे पास ये चॉइस है। अब मैं को पढ़ती हूँ प्रॉपरली। द मून नाउ लिट माई पाथ सो क्लियरली दैट एवरी स्टोन एंड ब्लेड ऑफ ग्रास स्टूड आउट इन शार्प डिटेल। अब नेक्स्ट आ गया, एज आई स्टूड इन द गेट इट yielded टू माई हैंड एन अनएक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माई अर्लियर विजिट्स। अब एज ए दिस वन इज बेटर, तो मेरा सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बाकी नहीं भी सॉल्व करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर आ गया है कि इट इज ऑप्शन नंबर डी। बट स्टिल इफ आई स्टार्ट सॉल्विंग इट, लेट्स जस्ट गो थ्रू वंस। क्या बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, The moon now lit my path so clearly that every stone and blade of grass stood out in sharp detail. Though the day had faded, the scene remained bathed in amber and silver light. मतलब पहले इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद आपका एम्बर और सिल्वर लाइट की बात आ रही है। नेक्स्ट इज योर मीनवाइल, उसी दौरान क्या हो रहा है इसके बाद, तो डी आ रहा है। मीनवाइल अ फेंट सेंट ऑफ सॉक्स एंड फ्लावर वॉल फ्लावर्स ड्रिफ्टेड थ्रू द एयर lending a gentle charm to the night. एंड द लास्ट इज, जहाँ पे आप ब्रिंग क्लोज टू सीन, वहाँ पे आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन आ रही है। पहले एक जनरिक है, जनरिक से आप पर्सनल में मूव करते हो। आपको जंबल्ड के लिए कुछ मैंने सीक्वेंस बनाई है कि जनरिक टू स्पेसिफिक जाना है, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन पे जाना है, वो ट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना, और सबसे पहले चीज़ हमें नाउन या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, जो हमारा बी में बन रहा था, और उसी बेसिस पे हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज यू हैव टू फाइंड, ओके अगैन इट इज इनकरेक्ट, ओके बट यही हीथक्लिफ और उसका ही आ गया वुदरिंग हाइट्स का। ओके सो ये नॉवल के एक्सट्रैक्ट्स हैं। वुदरिंग हाइट्स इज अ वेरी फेमस नॉवल इन लिटरेचर, और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिकली जो आपके एरर स्पॉटिंग्स हैं वो लिटरेचर से उठाए गए हैं इन मैनी वेज, ये स्टोरी लाइनर से। अब देखो क्या है, हीथक्लिफ रिटर्न टू वुदरिंग हाइट्स नॉट ओनली वेल देयर बट ऑल्सो विद द क्वाइट हार्डन्ड डिमिन्योर। ओके ना सी, अब एक मैंने आपको हैक बताए थे, कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं। आपने बोलना मैम, आपने बोला था नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है और ये गलती आएगी, बट ये तो पहले ही दे दिया इन्होंने, मतलब ये गलती तो हमारी सॉल्व हो गई, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। लेकिन एक चीज़ मैंने और बताई थी, जब एक ही पर्सन की बात हो रही है कि हीथक्लिफ वुडलिंग हाइट्स में आया, सिर्फ वेल्दियर नहीं आया, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ एक बहुत क्वाइट हार्ड एंड डिमिन्योर भी लाया। जब हम एक क्वालिटी, एक पर्सन की 2 क्वालिटीज़ को चेक करते हैं, सपोज आप मेरी ही 2 क्वालिटीज़ को चेक करते हो, या एरिस्टोटल की, सपोज करो दिस इज एरिस्टोटल, मैं बोलना चाहती हूँ ये वाई ज़्यादा है और इंटेलिजेंट भी है, लेकिन मैं अगर बोलूँ तो वाई ज़्यादा आएगा इंटेलिजेंट से। मैं कैसे बोल सकती हूँ 2 क्वालिटीज़ ऑफ सेम पर्सन?
मुझे क्या करना है, जो वाइज का वाइजर बनता है मैं वाइजर नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि इट इज अबाउट वन पर्सन, मैं लगाऊंगी ही इज मोर, साथ में फर्स्ट डिग्री वाइज देन इंटेलिजेंट, समझ गए? तो दैट मीन्स मैंने दो क्वालिटीज को कैसे कंपेयर किया, मोर प्लस वाइज लग गया। अब यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली वेल्थियर बट एंड ऑल्सो तो हो ही नहीं सकता भाई, बट ऑल्सो ही है, नो करेक्शन भी होगी। नॉट ओनली वेल्थियर बट ऑल्सो अपीयर्ड डिफरेंट विद द क्वाइट हार्ड एंड मेयर बट ऑल्सो मोर बिटर। इसमें कंपैरिजन जैसे वेल्थियर आ गया तो बिटर आ गया, पर बिटर का हमारे किसके साथ लगा, मोर बिटर के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन, ये रूल बेस्ड है, ये अच्छे से पढ़ना। 7th आ जाता है आपका अगैन इट इज जम्बल। सी फिर से जम्बल सेंटेंस आ गया, अभी हमारा एक पेपर नहीं खत्म हुआ और दूसरा जम्बल है हमारे पास, तो जम्बल तो भाई अच्छे से कर लो। अब इसमें क्या आ रहा है आपका, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ जम्बल विच आई एम गोइंग टू गिव यू, कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये खुद से करना, मैं आपको फिर भी इसका हैक बता देती हूँ। द मेल स्पीकर इंट्रोड्यूस बिगैन टू रीड बट केप्ट ग्लांसिंग अप फ्रॉम द बुक, हर गोल्डन रिंगलेट्स बेंट फॉरवर्ड एज शी हेल्प्ड हिम। अच्छा, अब हर है मतलब बी तो भाई स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती है, क्योंकि सबसे पहला हमारा आंसर किस में आ रहा है, दैट इज इन योर, आपको पहले नाउन आइडेंटिफाई करना है। आई एनविड हिम फॉर द चांस आई हैड फुलिशली थ्रोन अवे एंड हिज कंपेनियन his companion stood behind him correcting him with slap when distracted। अब ये बहुत इजी है आपके पास ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना, आपके पास अलग वीडियो भी आएगी जिसमें सारे जम्बल्ड ही सिर्फ आपको बताए गए हैं। ट्राई टू सॉल्व इट। इसमें नाउन आ रहा है, मैंने आपको ये बता दिया, ये भी फर्स्ट पे नहीं आ सकता, ये भी फर्स्ट पे नहीं आ सकता है, आपको ए और सी से आइडेंटिफाई करना है, और बी तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन ए और बी है। अब खुद से करना ट्राई, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वन, और जम्बल्ड अभी कराया है, उसके बाद खुद ट्राई करो, इजीनेस है, नहीं होगा स्टिल देयर इज अ सेपरेट वीडियो, या आई टेल यू देयर इज अ सेपरेट वीडियो ऑफ ऑल द आरसीज, ऑल द जम्बल्ड सेंटेंसेस। आरसीज का सारा शिक्षा मैम ने एक एक आपको जम्बल्ड एक्सप्लेन किया है, सारे 2025 के, जिनको सिर्फ आरसीज में डाउट्स हैं। जम्बल्ड आपके लिए सारा मोक्षी मैम ने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ जिसमें डम्बल्ड में डाउट्स हैं, तो गो एंड दोज वीडियो वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपके लिए हैक है। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट इडियम फाइंड करना है टू सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड सेगमेंट। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, व्हेन द बोर्ड क्वेश्चन हिज लॉयल्टी he immediately became angry and defensive, refusing to explain himself। right, अब ये क्या आ रहा है जिसमें लाइन आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, that is became angry and defensive, और इसमें मुझे क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले चारों के मीनिंग्स मैं आपको बताती हूँ। दैट इज जम्प्ड डाउन देयर थॉट्स। जम्प डाउन देयर थॉट्स का मतलब होता है जब आप रिएक्ट करते हैं बहुत गुस्से के साथ, मतलब किसी का गला पकड़ लेना, किसी को बहुत ज़्यादा एंगरली जब हम रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जम्प डाउन देयर थॉट्स। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये तो हमें पता ही है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं bravely, that is called as to took the bull by the horns। drew the lines, मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, to set boundary। जब मैं बोलती हूँ draw line, set your boundaries guys, you have to be like that। pulled up his socks क्या आ जाएगा, जब मैं बात करती हूँ to improve one's performance, just pull up your socks guys and you can perform really good in your HPCL examination। अब आप खुद देखिए, when the board question he immediately became angry and defensive, refusing to explain himself। now when you are becoming angry, when you are becoming defensive, इसका एक ही बन रहा है, I hope you have done the question side by side with me। अब हमारे पास जो angry का था वो कौन सा था, jumped down their throats वाला आ जाता है, राइट। अब इसी तरह से जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी वर्ड, जैसे अब याद होना चाहिए क्या क्या आता है। अब टुक डाउन बाय देयर थ्रॉट्स क्या आ गया, जब किसी से गुस्से से बात कर रहे हो, किसी रिमार्क्स पे बहुत ज़्यादा एंग्री हो रहे हो। टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, जब आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा उससे एक्सप्लेन कर रहे हो। एंड देन इट इज़ योर ड्रू द लाइन, जब आप बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो। पुल्ड अप हिज सॉक्स, जब आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर रहे हो। नाउ इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए,
Let's go with the ninth one. And the nine talks about the appropriate synonym of the highlighted word of the given sentence. Okay, vocabulary based है, synonym identify करना है. That is, you have to identify the same meaning. And the word over here was his puerile comments during the meeting undermine the seriousness of the discussion. अब आपके पास multiple words क्या है? Astute, profound, sincere and juvenile. पहले puerile क्या आ जाता है? जब आप किसी person को बहुत ज़्यादा immature या silly way में आप बात करते हैं, that is puerile. Childish आ जाता है, kiddish आ जाता है, that is puerile. ओके, एंड दैट इज इट मीन्स अगर आपको नहीं भी मतलब पता था तो उससे भी पता चल जाएगा कि उसके कैसे कमेंट से जिसने जो डिस्कशन की सीरियसनेस थी उसको कम कर दिया. इफ देयर इज समथिंग सीरियसनेस गोइंग ऑन, इफ यू विल जोक अराउंड, इफ यू विल बी मिस्चीवियस इन दैट, और इफ यू विल प्ले डू something that is very kiddo in nature, that is called as puerile comments. अब astute आ जाता है someone who is very sharp, one who is very smart, that is astute. मतलब ये क्या आ जाता है आपका positive word आ गया. profound आ जाता है जब आप कोई चीज़ में बहुत profound हैं, deep thoughts आ जाते हैं, that is called as profound. That is about the deep thoughts and I don't think it has any relation with the profound. सिंसियर आ जाता है जब आप चीज़ बताते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, ऑनेस्ट है अपने ओपिनियंस में, तो आप उसे सिंसियर बोलते हैं. अगेन अ पॉजिटिव वर्ड्स. और सिंसियर और पुराइल तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज योर जुवेनाइल. जुवेनाइल क्या हो जाता है? जब हम बोलते हैं चाइल्डिश, किडिश, तो दैट इज जुवेनाइल आ जाता है, इमेच्योर आ जाता है. तो द ऑप्शन विल बी सिनोनिम फाइंड करना है, तो सेम मीनिंग में सिर्फ हमें ये तीनों पॉजिटिव वर्ड्स आ जाते हैं एंड दे आर नियरली ऑपोजिट टू इट. द ओनली ऑप्शन इज डी ऑप्शन. The next you have is the option, question number 10. That is to select the most appropriate proverb to substitute the highlighted segments. Okay. अब यहाँ पे आपको proverb क्या आ जाता है? He continued working on the invention, even though nobody believed it, but because he believed that eventually every persistent effort bears the fruit. राइट. अब एवरी परसिस्टेंट एफर्ट का मतलब क्या होता है? इस लाइन को हमें मीनिंग को सॉल्व करना है. एवरी परसिस्टेंट एफर्ट बियर सम फ्रूट. अगर आप लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, वो आपको चीज़ आखिर में कुछ ना कुछ तो अच्छा रिजल्ट देके जाएगी. बोलते हैं ना, कुछ अच्छा काम अगर कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, हार्डवर्क से कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा फ्रूट ज़रूर मिलता है उस चीज़ का. एंड दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग. क्या कॉन्स्टेंट ड्रिपिंग वेयर्स अवे द स्टोन? मतलब क्या होता है? दैट इज अगर कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो ऑलरेडी वेयर, अगर बोलते हैं ना कि अगर हम रोज़ पत्थर पे पानी भी फेंकते हैं तो पत्थर भी थोड़ा ठीक हो जाता है, मूव करने लग जाएगा. तो उसका मतलब है कि रोज़ मेहनत करते जाओ, बहुत बड़ी चीज़ भी तुम अचीव कर सकते हो. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नियर टू इट. अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स. जब आपकी कोई कंडीशंस इंप्रूव होती है ना लाइफ में, तो जैसे बोलते हैं ना, घर में एक पर्सन बहुत बड़ा बन गया तो बाकी बंदे सभी के सभी के लिए अच्छा हो जाता है. तो उससे में होता है कि एक राइजिंग टाइड है जो जितनी भी छोटी छोटी बोट्स होती है ना, वो सबको हेल्प आउट कर देता है, घर में सबको उठा देता है. दैट इज यूज्ड वेयर इट इज. तो इसका लिंक नहीं है, फिर भी बाकी भी याद कर लो. इवन अ ब्रोकन क्लॉक इज ट्वाइस. मतलब हर पर्सन जो गलत भी है ना, वो किसी ना किसी केस में वो सही होता है. मतलब एक गलत घड़ी, एक खराब घड़ी भी 2 टाइम तो सही बताती है, 2 बार तो सही टाइम दिखा देती है. तो मतलब एक गलत इंसान भी कहीं ना कहीं पे वो सही हो सकता है. एंड बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर का मतलब क्या होता है? जब पीपल सिमिलर नेचर के सभी इकट्ठे रहते हैं तो उसे बोलते हैं. तो वी हैव वन आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अब ये ईजी है, आपको क्या करना है? डिकोड आना चाहिए करना. ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है और इसमें बहुत लर्निंग नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस है कि किस तरह से आंसर्स को फेच करना है. अभी फिर से आ गया हमारे पास हीथक्लिफ के बारे में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये है Heathcliff's eyes burned with intensity of someone who would stop at nothing as though he had made a firm decision to pursue something despite obstacles. कि उसने एक firm decision ले लिया था कि मैं चलता जाऊंगा चाहे मेरे को कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, ऑब्स्टेकल्स आए. डिसाइडेड होता है किसी चीज़ को चूज कर लेना. रिजॉल्व, रेजोल्यूशन लेते हो तुम लोग कि हाँ मैं ये चीज़ को ज़रूर पाऊंगा, मैं बहुत फर्म डिसीजन लेता हूँ, ये चीज़ को करूंगा. दिस इज नियरर सिनोनिम गाइस. स्कीम, स्ट्रैटेजी बनाते हो. प्रिजर्व, दैट इज ऑल्सो नियर टू इट कि जब मेरे को डिफिकल्टीज आए मैं मूव इन करता रहूं. लेकिन इन दोनों में से भी अगर मैं बोलूं तो आपका रिजॉल्व इज अ नियरर वन, क्योंकि आप जब परसिवरेंट होता है कि आपको कितनी बार झुक के चीज़ों को करना पड़ा है. रेजोल्यूशन होता है कि मैं मजबूत रहूंगा, फर्म डिसीजन. डिटर्मिनेशन रिजॉल्व में डिफरेंट है, परसिस्टेंट वाले में डिफरेंट आती है. तो रिजॉल्व इज अ राइट एंड परसिस्टेंट वाज अ ट्रैप ओवर है. इट्स अ ट्रैप क्वेश्चन.
नेक्स्ट आपको आ जाता है दैट इज अ 12th वन, अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शी एंटर्ड द रूम विद द काम एंड ग्रेसफुल वे ऑफ मूविंग अनलाइक द स्टॉर्मी मूड आउटसाइड। मतलब हमें काम और ग्रेसफुल वे, मतलब एक पॉजिटिव वर्ड उठाना है। हेजिटेशन होता है जब आपको किसी चीज के लिए डर है, स्पीड बहुत फास्ट के साथ, पॉइज जब आप किसी ग्रेसफुल, मतलब एक ग्रेस के साथ, एक बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ चीज करते हैं, एंड लाइटनेस बहुत कम आपका वेटेज आ जाता है जब आप किसी मूवमेंट है, कोई जैसे इंग्लिश पढ़ना वाज काइंड ऑफ अ लाइटनेस फॉर मी, दैट वाज द ईज ऑफ द मूवमेंट, पढ़ा और हो गया, दैट इज कॉल्ड एज लाइटनेस। तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसमें? सी ऑप्शन इज द राइट वन, पॉइज आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज योर 13th, जिसमें आपका स्पेलिंग एरर है। यहाँ पे आपको सेम वे आपको क्या दिया जा रहा है स्पेलिंग एरर में, आपको प्रॉपर एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसके बेसिस पे यू हैव टू फेच इट। हिज ऑनेस्ट, warm and intelligent nature shook off rapidly the clouds of ignorance. IGNORANCE, it's absolutely right spelling. And degradation, DEGRADATION, even this degradation spelling is right. Which it had been bred, and Catherine's sincere commendations, COMMENDATIONS, it's absolutely right, acted as a spur to his intensity, right? That is, अब यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी करेक्टेड ऑल द स्पेलिंग्स, कोई स्पेलिंग में गलती नहीं है, यहाँ से पढ़ना। इग्नोरेंस का ये है, कमेंडेशंस के ये स्पेलिंग सही है, इंटेलिजेंट के INTELLIGENT और डिग्रेडेशन। द रीजन आई करेक्टेड इज बिकॉज समटाइम्स हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते टाइम हमें गलत स्पेलिंग याद हो जाते हैं, दैट्स वाई आई करेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट पेपर। कुछ पेपर्स में आपके आगे जो है उसमें मैंने गलतियां वैसे ही रखी हैं। नेक्स्ट आई हैव इज द आरसी। आरसी को पॉज कर लो एंड फटाफट से आंसर्स इसके हम करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे क्या है, इन टूडेज फास्ट इवॉल्विंग प्रोफेशनल लैंडस्केप, या फर्स्ट बिफोर वी गो विद द आरसीज, इसको पॉज करके खुद से करना। सेकंड, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होती है ज़रूरी, मैं जल्दी से रीडिंग कराऊंगी, सेपरेट वीडियोस हैं आरसीज की, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया गया, उसको सुनना। और यहाँ पे हम क्वेश्चंस को वन गो में सॉल्व करते हैं। In today's fast evolving professional landscape, a career lab serves as a vital resource for students and professionals seeking clarity and direction in their career path. मतलब आज के जो इतना प्रोफेशनल लैंडस्केप बहुत तेजी से साथ बढ़ रहा है, करियर लैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उनको करियर पाथ में हेल्प करती है। अनलाइक ट्रेडिशनल करियर काउंसलिंग, जैसे पहले अनलाइक होता था, अब कुछ ना कुछ वर्ड्स की सिर्फ मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ। अनलाइक का मतलब होता है जो चीज़ पहले नहीं होती थी, ठीक है, मतलब जो पहले हमारे ट्रेडिशनल करियर काउंसलिंग्स थे उसके जैसा नहीं है। विच ऑफन फोकसेस ऑन जनरल एडवाइस, career labs provide hands-on experience, skill assessment and personalized guidance tailored to individuals' aspirations and market trends. तो यहाँ तक बस इतना क्लियर हो गया, दो चीज़ों की बात हो रही है और कंपैरिजन हो रहा है करियर लैब्स का हमारे पुराने टाइम के साथ। पुराना टाइम जेनरिक था, करियर लैब्स थोड़ा टेलर मेड आ जाता है। A career lab typically integrates various tools such as psychometric tests, workshops on resume building, interview simulations, and networking opportunities with industry experts. This multifaceted approach equips individuals not only with knowledge about different professions but also with practical skills necessary for job acquisition and career growth. One significant advantage of career globes is their emphasis on adaptability. Given the rapid changes in technology and requirements, career labs encourage continuous learning, skill upgrading. They help participants recognize transferable skills that can open doors to new fields, fostering resilience in uncertain job markets. However, the effectiveness of career labs depend on their ability to stay updated with current demands. यहाँ से हार्वर्ड से पहले तक ना मुझे सिर्फ बेनिफिट सीख रहे थे कि एडवांटेजेस क्या है करियर लैब्स के, किस किस डोमेन्स में वो मल्टीपल चीज़ें लिखी हैं। जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं ना, अनलाइक, हार्वर्ड, दे आर द कैची वर्ड्स, क्योंकि इसके बाद बात चेंज होने वाली है। यहाँ तक एक बात चल रही है, यहाँ तक कंपैरिजन चल रहा है, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हार्वर्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ करियर डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, मतलब तब डिपेंड करती है टू स्टे अपडेटेड, अगर वो अपडेटेड रहते हैं विद इंडस्ट्री डिमांड्स, एंड टू कस्टमाइज गाइडेंस अकॉर्डिंगली। लैब्स दैट मेयरली ऑफर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन विदाउट रियल टाइम रेलेवेंस, ये जो होते हैं ये रिस्क करते हैं बिकमिंग ऑब्सोलीट। देयरफॉर अ सक्सेसफुल करियर लैब कंबाइंस डायनेमिक कंटेंट डिलीवरी विद मेंटरशिप एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स, empowering individuals to make informed decisions. इन सम क्या है, करियर लैब्स एक्ट करती हैं, डायनेमिक प्लेटफॉर्म्स हैं, गैप ब्रिज कर रही हैं एकेडमिक लर्निंग और प्रोफेशनल रियलिटीज में। बाय फॉस्टरिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, दे एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर सस्टेन करियर सक्सेस। अब मैंने आपको स्लोली इसको पढ़ा है और मैंने आपको चीज़ें क्या बताई हैं, 3 चीज़ें मैंने सर्कल की हैं शायद, अनलाइक, हाउएवर और देयरफॉर, और एक इन सम भी कर सकते हो।
ये वर्ड्स होते हैं जिससे हमें आइडिया मिल जाता है कि इसके बाद बात चेंज हो रही है। तो टॉपिक को पढ़ा, अच्छा पॉजिटिव भी बता रहे हैं, कंपैरिजन दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ है, कब तक यूज़ है, अल्टीमेटली गोल क्या है। तो बस इतना ही हमें अंदर घुस के, ये नहीं है प्रोफिशिएंसी चेक करनी है कि क्या क्या एक एक वर्ड है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने आरसीज में। व्हिच एस्पेक्ट्स प्राइमली डिफरेंशिएट्स करियर लैब्स फ्रॉम दिस। अब याद है अनलाइक वाली लाइन थी, अनलाइक वाली लाइन से निकल जाएगा कि क्या हमारा गैप किसको ब्रिज करता है। दे ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रैक्टिकल अलाइनमेंट विद मार्केट्स। अब ये हमें पहले ही पता था कि टेलर मेड वाले में पहला आंसर आ जाता है, क्योंकि पर्सनलाइज इसमें ही है, स्टैटिक भी नहीं है, सोलली भी नहीं है, जेनरिक भी नहीं है, तो ऑप्शन ए आ गया हमारा आंसर। सेकंड आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज इंप्लाइड इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या करता है, देखो अडेप्टेबिलिटी जो है करियर लैब तो बढ़ाता ही है, डिस्करेज नहीं करेगा। इनेबल साधन दे रहा टू रिजेक्ट ऑल न्यू स्किल्स, भाई ये तो सेंस ही गलत बन रही है। इट इंश्योर्स दैट करियर मींस इररेलेवेंट, भाई इररेलेवेंट भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है पॉजिटिव ऑप्शन। देखना पॉजिटिव चीजों की बात आ रही है, मुझे सारा आंसर पॉजिटिव में चाहिए। दैट इज अ हैक, आई डिडंट गो बैक एंड रीड इट, आई कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम द ऑप्शंस नाउ। थर्ड इज एप्रोप्रिएट टाइटल। क्या है टाइटल, तो हमारे हमेशा टाइटल याद रखना, या तो फर्स्ट लाइन बनती है या लास्ट लाइन बनती है, फर्स्ट या लास्ट। लास्ट के बेसिस पे आपको आ जाएगा कि गैप को ब्रिज करना, इकट्ठा होना, तो वही आपका टाइटल आ जाएगा। दैट इज योर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यही सोल पर्पस है इसका। सो दैट वुड बी द ब्रिजिंग द गैप। अब बाकी भी देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें उसमें मिसिंग होंगी। लास्ट हमारा क्या आ जाता है क्वेश्चन 17 पहले पेपर का, टोन क्या है। क्रिटिकल नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं थी, कॉशनरी कॉशन भी नहीं है, कोई एडवाइसरी नहीं है, इंक्यूजिटिव नहीं है, इट इज ना ही कोई क्वेश्चनिंग हो रहा है। इनलाइटनिंग है भाई कि ऐसी चीज आ चुकी है मार्केट में जो बहुत चेंजिंग है, बहुत अच्छा कर रही है, तो इट इज एनलाइटनिंग, पॉजिटिव आ जाती है। तो ओनली वन वर्ड इज पॉजिटिव, डी आ गया। दिस वाज एन एंड टू फर्स्ट पेपर गाइस। आई थिंक नाउ वी आर गोइंग विद द सेकंड वन एंड दैट इज ऑफिसर केमिकल 2025। पहले का सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, अगर आपको याद है, जिसमें मैंने जंबल्ड में आपको दो ऑप्शंस में डिकोड करने के लिए किया है। तो जिन्होंने वो पेपर साथ में प्रैक्टिस किया है, प्लीज ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट सो दैट इवन यू कैन चेक कि मैं सही आंसर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बाकी दो भी हो सकते हैं, बट यू कैन फेच इट आउट कि चारों में से कौन सा एब्सोल्युटली राइट है। देन आई विल बी टेलिंग यू इन द डाउट सेशंस। लेट्स गो विद द सेकंड पेपर गाइस, केमिकल का 2025 का। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं, सेम वोकैबुलरी का पहला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पढ़ो मेरे साथ, दैट इज योर वेरी फर्स्ट। आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही विड्रू कंप्लीटली फ्रॉम पब्लिक लाइफ। अच्छा ठीक है, वो रिटायरमेंट के बाद उसने कंप्लीटली पब्लिक लाइफ को छोड़ दिया। ही रिफ्यूज इंटरव्यूज, डिक्लाइन टू अटेंड रीयूनियंस एंड अवॉइडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी सोशल जगह पे वो नहीं जा रहे हैं। His life was now spent in contemplation far from the spotlight, मतलब अभी बहुत दूर रहना चाहता है। कौन सा वन वर्ड है जो हमें बताएगा जो पर्सन सोसाइटी से विड्रॉ कर देता है, उसके लिए आंसर आएगा। अब चार ऑप्शंस है हमारे पास। डिप्लोमेसी क्या होता है, पहले हर आंसर को समझो। डिप्लोमेसी होता है जब आप रिलेशंस को मैनेज करते हो बिटवीन कंट्रीज, ना कि विड्रॉ कर रहे हो। इसमें विड्रॉयल की बात नहीं आ रही है, इसमें हो रहा है यू नीड टू बी डिप्लोमैट इन मैनेजिंग टू कंट्रीज रिलेशन, दैट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी। नॉर्मल में बोलते हैं ना हम लोग बात करते करते भी कि डिप्लोमैटिक मत बनो, दोनों की बातों मत घुमाओ, तो दैट इज डिप्लोमैटिक। इसका कुछ भी लेना देना नहीं है विड्रॉयल के साथ। तो ये तो हो गया क्रॉस। नोमैडिज्म हो जाता है जब आप बोलते हैं लाइफस्टाइल, जो लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, मैच कर जाता है उनका विड्रॉयल फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब मूविंग प्लेस टू प्लेस, नोमैड्स बोलते हैं हम उसको। फिर भी इसको काउंटिंग रखते हैं कि तो प्लेस टू प्लेस मूवमेंट के साथ है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि ये विड्रॉयल ऑफ द सोसाइटी के साथ है, ये तो बस चलते जा रहे हैं और जगह बदल रहे हैं। थर्ड क्या आ जाता है, सेक्लूजन। सेक्लूजन आ जाता है जब मैं बोलती हूँ जब आप सेक्लूडेड है, आइसोलेटेड हैं, अकेले हैं, दिस इज नियरर द मीनिंग ऑफ इट। अब ये थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा था। और शॉवनिज्म, कई बार बोलते हैं ना मेल शॉवनिज्म एंड ये सोसाइटी कैसी है, दैट इज जब हम किसी एक सोसाइटी की तरफ, टिपिकली हम बोलते हैं जेंडर या नेशनैलिटी की तरफ, जैसे मेल शॉवनिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे वो चीज़ को पावरफुल समझा जाता है, जेंडर बेसिस पे हम कोइंसाइड कर देते हैं, नेशनैलिटी के बेसिस पे करते हैं, प्रेजुडिस बायस है, दैट इज शॉवनिज्म। इसका भी लेना देना नहीं है, ओनली द वर्ड विच इज देयर इज सेक्लूजन आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको अंडरलाइन की गई है वन लाइनर, उसका आपको बेस्ट फिट निकालना है। To get the best seats at the concert, we need to understand that one who arrives early get the best seat. जो जल्दी आता है उसको बेस्ट मिल जाता है। One who arrives early will get the best. मतलब in the middle of difficulty lies opportunity? नहीं, middle of difficulty मतलब जैसे जैसे हमारी opportunities आती रहती है लाइफ में, वैसे वैसे challenges आते रहते हैं।
CBT क्रॉस करोगे, GT का प्रेशर आ जाएगा, PI का प्रेशर आ जाएगा। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस इकट्ठे आते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट वन। द अर्ली बर्ड कैचेस अ वर्म, हाँ जी ये लगता है मुझे आंसर, बिकॉज जितना जल्दी आप पहले करेंगे उतनी जल्दी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। द वन हु स्टार्ट्स अ प्रिपरेशन फर्स्ट दे हैव अ टेंडेंसी टू क्रैक द एग्जामिनेशन अर्लियर। द थर्ड इज इन ऑर्डर टू गेट वेयर यू वांट टू गो यू फर्स्ट हैव टू लर्न वेयर यू आर। अगर किसी को जानना है आइडिंग ऑफ टेकिंग दैन एक्शन, मेकिंग अ चेंज और अचीव समथिंग, तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। एंड लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे कई बार बोलते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, जैसे बाकी कर रहे हैं उनके जैसा मत बनो बट डिफरेंट बनो, लीड बाय एग्जाम्पल। तो आप बाकियों के लिए इंस्पिरेशन बनो। यहाँ पे हमारा सिर्फ बी ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है एंड आई होप यू गॉट द सेम आंसर, दैट इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। बी इज द राइट आंसर। थर्ड आ जाता है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। द आर्ट कलेक्टर्स आर सर्चिंग फॉर डैश यूनिक आर्ट पीसेस। अब मैंने जैसे बताया था यूनिक, य आता है, साउंड क्या आ गया है आपका, कंसोनेंट साउंड है, लेकिन देखने में क्या लगता है य, यू है तो जल्दी से लोग क्या टिक कर देते हैं एन, पर भाई एन गलत है आपका कि ठीक है। उनीक होता है, नहीं उनीक नहीं होता है, यू की साउंड आती है, और जब यू की साउंड आ रही है दिस इज अ कंसोनेंट साउंड। अभी जल्दी जल्दी में आप ये गलत कर दोगे आंसर, तो इसको याद रखना ए आएगा आपका आंसर, ना कि आपका सी आएगा इसमें, ठीक है। द फोर्थ वन है सिलेक्ट इनकरेक्टली द स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अब इसके सही स्पेलिंग्स ही याद करो, कुछ और नहीं करना आपको। हनी की स्पेलिंग सबको पता है, दैट इज HONEY। सिरप का भी SYRUP, दैट इज सिरप। एंटाइसिंग, दैट इज योर ENTICING। गलती इसमें आपको अभी भी दी गई है, एंटाइसिंग, दिस इज रॉन्ग। क्या होता है एंटाइसिंग? ENTICING। नाउ दिस इज अ मिस्टेक। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। ड्रिजल भी क्या होता है? जब आप ऊपर स्प्रेड करते हो चीज को बहुत अच्छे से, दैट ड्रिजल्स, है ना, जब आप लिक्विड को पोर करते हो छोटे छोटे ड्रॉप्स में, उसे ड्रिजल बोलते हैं। तो एंटाइस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, जैसे कई बार होता है आपको, यू सी अ केक या फिर कोई फूडी वीडियोस देखते हैं, एंड यू स्टार्ट एंटाइसिंग, वाओ आई वांट टू ईट द सेम, दैट इज टू एंटाइस, राइट। जब आप टेम्प्ट होते हो, अट्रैक्ट होते हो, दैट इज एंटाइसिंग। और ड्रिजल भी ठीक है। ड्रिजल क्या होता है? पोर करना लिक्विड को। जब आपको सपोज यूर ईटिंग अ चॉकलेट ब्राउनी एंड ऑल दैट, जब आप चॉकलेट को पोर करते हो, यूर ड्रिजलिंग ओवर इट, राइट, दैट इज ड्रिजल। तो एंटाइसिंग ENTICING आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ वन, ऑड वन सेंटेंस आउट आपने फाइंड करना है। रीड द सेंटेंस एंड टेल मी व्हाट वुड बी द एरर। देखो आपके पास एरर क्या है? द गर्ल्स एंजॉयड प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। द ओल्ड हाउस हैज बीन अबंडेंड। नैन्सी इज गोइंग टू द स्टोर एंड जेन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब क्या आता है नॉर्मली माइंड में, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में है। पास्ट प्रेजेंट का भी नहीं हो सकता। अब आप परफेक्ट के बेसिस पे लगा सकते हो ING, वो भी नहीं कोई सेंस बनेगी, क्योंकि एक परफेक्ट में है लेकिन उसका क्या गलती है कि वो परफेक्ट में है। लेकिन दैट कैन ऑल्सो बी डिकोडिंग इफ यू वांट, बट द अल्टीमेट ट्रिक इज, तीन जो सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके ये वाले, ये आ रहे हैं आपके एक्टिव वॉइस में, और ये कहाँ पे आ रहा है आपका? द गर्ल हाउस हैज बीन अबंडेंड, ये आ रहा है आपका पैसिव वॉइस में। तो आपने एक्टिव और पैसिव के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया है, ऑप्शन बी आपका सही आता है इसमें, ओके। ऑड वन ये है। 6 आता है एंटोनिम फाइंड करना है ऑफ द गिवन वर्ड, एंड जो आपको पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, देन आई विल टेल यू द गिवन वर्ड हियर इज लेथार्जिक आ जाता है। If we are too relaxed, we become lethargic, wasteful and languid. So you have to find opposite. मतलब lethargic है बहुत lazy person. इसका opposite क्या आ जाएगा? Active आ सकता है भाई, ये तो मुझे पहला ही लग रहा है। फिर भी हम बाकी बढ़ते हैं। Slothful होता है बहुत lazy, sloth की तरह जब आप move करते हैं, that is slothful. Static, एक ही जगह पे रहते हो, you don't move, that is static. डोमेंट क्या आ जाता है? कोई पर्सन है बहुत डोमेंट स्टेज में है भाई, वो तो डीप स्लीप इनएक्टिव हो चुका है, दैट इज डोमेंट। तो ये तीनों एक कैटेगरी, ओनली ऑप्शन ए इज द राइट वन, वेरी इजी वन। अब ये एंटोनिम के लिए बहुत आपको हार्ड वर्क करते हो, इस पे पढ़ने की इतनी जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, दिस इज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स आपके आ जाते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मोर, मोस्ट, मैंने आपको सारे कराए हैं कंपैरिजंस वाले। द बुक इज डैश इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन आई रेड। अब ये क्या आ रहा है? कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन के लिए आप क्या करते हैं? लीस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री आ गया, नहीं आ सकता। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता। लिटिल इंडस्ट्रिंग में आपको लिटिल मतलब होता है जीरो, लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल का डिफरेंस कराया हुआ है। लिटिल का मतलब होता है जीरो,
अ लिटल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और द लिटल का मतलब क्या होता है? होल। ये आपको कराया हुआ है शायद, राइट? रूल्स में भी मेंशन है। आई हैव डैश होप ऑफ पासिंग द एग्जाम, आई हैव अ लिटिल होप ऑफ पासिंग द एग्जाम। लिटिल बोलोगे मतलब फेल होगे, जीरो होप है आप लोग को। दैट इज अ वे इट इज बीइंग डन। अब यहाँ पे कंपैरिजन में सिर्फ एक है, मोर आएगा। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन आई रेड। नेक्स्ट आ रहा है आपका 8th वन, फिर से स्पेलिंग के बेसिस पे है। अभी आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स कौन से हैं आपके पास, राइट? अब इसको ध्यान से पढ़ना। दिस इज योर हेल्दी डाइटरी चॉइसेस एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस आर अमंग द मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स इन द फाइट अगेंस्ट हाई कोलेस्ट्रॉल। अब यहाँ पे मुझे एक सिंपल चीज लग रही है, कोलेस्ट्रॉल के स्पेलिंग देखो, डाइटरी DIETARY बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। वेपन WEAPON ठीक है। हेल्दी HEALTHY हेल्दी। कोलेस्ट्रॉल ये गलत है, कोलेस्ट्रॉल CHOLESTEROL कोलेस्ट्रॉल। तो इसको जैसे प्रोनाउंस करोगे वैसे ही आप वर्ड के स्पेलिंग्स भी ठीक कर लोगे। नेक्स्ट इज 9th, एंटोनिम्स फाइंड करने हैं ऑफ द गिवन सेंटेंस। द डिफेंडेंट इज एक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग टू कंसील द एविडेंस। भाई ये वाला बहुत ज़्यादा आता है, दिस इज सो मच गिवन, और मैंने आपको ये क्वेश्चंस बुक्स में भी बहुत डाला है। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, मेरे को ऑपोजिट फाइट करना है। हाइड हो नहीं सकता क्योंकि ये सेम आ गया। अब रैप भी बंद करना ही होता है, क्लॉक भी क्या होता है जब आप किसी चीज को कवर कर देते हो। तो तीनों रिवील करना ही आंसर आता है, यही ऑप्शन ये होते हैं एवरी टाइम। तो रिवील मतलब जब आप किसी चीज को रिजल्ट या डिस्प्ले कर देते हो, दैट इज टू रिवील। नेक्स्ट आ जाता है आपका 10th, विच इज अ जम्बल्ड सेंटेंस गाइस। अब जम्बल्ड सेंटेंसेस आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, उसी तरह से करना विच आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड विद यू। सबसे पहले देखो ओपनिंग कहाँ पे हो रही है। ओपनिंग आपके पास MOD इज रिस्पॉन्सिबल, इंडियन आर्म्ड एयरफोर्स के बारे में है, इन इंडिया के बारे में है, द नेशनल डिफेंस सिस्टम। मतलब भाई चारों में से किसी का भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज हर एक में कुछ ना कुछ नाम दिया जा रहा है। अब मुझे देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है, दैट वुड बी जनरिक टू स्पेसिफिक चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अब पहले है इन इंडिया दिस सिस्टम इज ओवरसीन। दिस सिस्टम मतलब ये पहला नहीं आ सकता, इससे पहले किसी सिस्टम की बात की गई है, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता। सी कोई फर्स्ट में नहीं दिया ही नहीं है। अच्छा, द इंडियन आर्म्ड एयर फोर्सेस कंप्राइजिंग आर्मी, नेवी एंड दिस आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम। अब फिर दिस सिस्टम की बात आ रही है, मतलब बी वाला नहीं आ सकता, फर्स्ट नहीं आएगा। द MOD is responsible for coordinating and supervising all agencies and functions related to national security and armed forces। भाई ये तो डिटेल है कि MOD किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मतलब इससे पहले आपका नेशनल डिफेंस सिस्टम इनकम्पासिंग डी ऑप्शन से स्टार्ट हो गया, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास हिंट भी था, आपको चांसेस है कि 2 ऑप्शन जब दिए होते हैं ना सेम वाले, उसके बेसिस पे आपके आंसर बन जाता है। डी के बाद इन्होंने ऑप्शंस में दे दिया है कि सी ही आने वाला है, चाहे DC, तो यहाँ के बाद सी लग रहा है। अब देखो इसके बाद आपकी डिटेलिंग उस सिस्टम के बारे में किसके साथ है, तो बस कंपोनेंट्स लास्ट में आ जाएंगे, डिटेल ये आ गया, दिस इज द फाइन वन। ये मेरी डिटेल आ गई, ये मेरे कंपोनेंट्स आ गए। तो पहले मैं डिटेल्स और फिर कंपोनेंट्स, फिर इसके बाद इनका अलग अलग एक्सप्लेन होता है इन द फ्यूचर ऑफ द पैसेजेस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, DCAB, दैट वुड बी देयर। लिंक करना जंबल सेंटेंस में आपको सिखाया गया ये वाला। अगैन वी हैव द नेक्स्ट वन। अब उसी तरह से देखो जंबल सेंटेंसेस है, कहाँ पे ओपनिंग है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहले इनिशियल एक्शन के बारे में चलो। अब यहाँ पे दिस स्टडी फ्लो, द हार्ट, व्हेन द हार्ट, इट ऑल्सो, द हार्ट बी से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास बाकी ऑप्शन सारे डिकोड हो रहे हैं, बी वाला ऑप्शन सही आएगा गाइस, क्योंकि नाउन ही मुझे इसमें मिल गया, और चाहे ट्राई करना इट विल बी ऑप्शन नंबर बी के बाद ए आ जाएगा। द हार्ट बीट्स इस टाइम पे हो रही है। दिस सिस्टम फ्लो कैरीज ऑक्सीजन, क्या क्या कर रहा है कैरी, उसके बाद आएगा इट ऑल्सो विस्क एंड दिस, एंड व्हेन द हार्ट स्टॉप्स, फिर स्टॉपिंग वाला लास्ट इसका रिजल्ट आ जाता है। सम ऑलमोस्ट फेल कर जाते हैं इंस्टेंटली। द नेक्स्ट इज starting a business during an economic crisis is like engaging in a risky or a dangerous activity, often with unpredictable consequences, right? अब ये आ गया मेरे पास। अब इसमें मुझे क्या आ रहा है, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे डिले करना किसी चीज़ को। अगर मैं डिले कर रही हूँ, एंगेज कर रही हूँ, रिस्की, अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या करूँ। पुटिंग ऑफ टिल डूम्सडे मतलब मैं चीज़ों को पोस्टपोन कर रही हूँ। पुटिंग द कार बिफोर द हॉर्स क्या मतलब होता है, जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ कोई रॉन्ग ऑर्डर में, ठीक है,
मतलब कुछ भी मैं थिंग्स कर रही हूँ जिसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है बट मैं सबसे पहले कोई ऐसे टॉपिक्स कर रही हूँ जो आते ही नहीं है पेपर में। सपोज मैं स्टार्ट कर दूँ कि मेरा दिल कर रहा है प्रोवर्ब्स, जो बहुत लीस्ट पूछे जाते हैं, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, फिर चलो मान ले प्रोवर्ब्स भी आते हैं, या मैं कुछ ऐसा टॉपिक बोलूँ, आई विल टेल यू वन टॉपिक विच नेवर कम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, बहुत रेयर आया हुआ है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट को तुम इसको नहीं समझ सकते कि वन वर्ड ही है, तो मतलब उस टॉपिक्स को करना ये उस तरह से आ जाएगा, पुटिंग द कार बिफोर द हॉर्स। जो प्रायोरिटी पे पहले वो करो ना, बाकी काम बाद में करो। पुलिंग द डेविल बाय द टेल का मतलब क्या आ जाता है, जब मैं किसी रिस्की या डेंजरस चीज़ को करती हूँ, दैट इज पुलिंग द डेविल बाय द टेल। तो डेविल को पुल कर रही हूँ तो ऑब्वियसली रिस्की चीज़ ले रही हूँ। पुटिंग अ स्पोक इन समवन्स व्हील्स, मतलब किसी की जैसे गेम्स होती है ना, उसमें सैबोटाजेस होते हैं कि रुकावटें बनती हैं, ऑब्स्टैकल्स होती हैं, वो ऑब्स्टैकल्स को बोलते हैं पुटिंग अ स्पोक इन समवन्स व्हील्स। तो इसका तो सी ऑप्शन बन रहा है क्योंकि डेंजरस बात आ रही है, रिस्की आ रहा है। आई टेल यू इन दीज केसेस आंसर को डिकोड करने की कोशिश करा करो, ब्रेक करा करो, और आपको बहुत इजीली आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। सो ट्राई टू ब्रेक अ वर्ड एंड यू विल गेट द राइट आंसर। जैसे इसका आपका लिटरल मीनिंग नहीं होता बट आपको नियरर सिनोनिम मिल जाएगा। अब ये आ जाता है, इवन दो शी वर्कड ऑल नाइट टू प्रिपेयर द रिपोर्ट शी इंसिस्टेड द टीममेट्स टू टेक क्रेडिट वाला। ओके, दोबारा शी रिफ्यूज टू टेक एडवांटेज ऑफ अ लीडरशिप और रोल और सीक स्पेशल रिकॉग्निशन। अच्छा, उसने पूरा टाइम काम किया लेकिन वो चाहती नहीं है कि कोई उसको रिकॉग्निशन दे, राइट। अब हर बिहेवियर क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन इन द टीम। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है, ये तो लोग बहुत अच्छे हैं। मैवरिक पता क्या होता है, जो होता है इंडिपेंडेंट पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज मैवरिक। अब ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन ये अच्छा इंसान है। इंडिपेंडेंट तो कोई भी हो सकता है, दिस इज नॉट द राइट वन। अपॉर्चुनिटीज तो होता है जो मुझे लगता है हर चीज में क्रेडिट लेना चाहता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, ये काम हो जाए मेरा, वो हो जाए, तो दैट इज अपॉर्चुनिटिस्ट। स्मार्ट पर्सन जो अपॉर्चुनिटी में मतलब निकाल लेता है। ब्यूरोक्रेट आपको पता है, दैट इज कि जो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं, जो प्रॉपर एक हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर में काम करते हैं, दे आर द ब्यूरोक्रेट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं है। हमारे पास एक ही वर्ड बचता है अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से जाती हूँ, दैट इज एगैलिटेरियन। एंड एगैलिटेरियन इज अ पर्सन हु रिफ्यूजेस टू टेक एडवांटेज, ना ही कोई लीडरशिप लेता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट लेता है, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन इज B1 एगैलिटेरियन। तो याद रख लेना, दिस इज समथिंग डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। अब आ जाता है आपका RC, सिमिलर वे, पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू गिव द आंसर इन वन गोज, लेकिन उसी तरह से पढ़ना जैसे मैं आपको समझा रही थी पहले भी। Yesterday afternoon turned misty and cold. I was tempted to stay by the fire in my study instead of trudging through the muddy moor to Wuthering Heights. But after dinner I saw the maid on her knees, surrounded by buckets and brushes, stirring up clouds of dust as she dumped cinders onto the fire. That sight was enough. I grabbed my hat and set off. After a 4-mile walk, I reached the garden gate at Wuthering Heights just as the first light snowflakes began to fall. At the top of the hill, the ground was frozen solid. अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस हैं, सीनिक व्यूज हैं और डिस्क्रिप्शंस हैं। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पैसेज जहाँ पे द एयर वाज सो शार्प इट मेड मी शिवर. आई कुड नॉट ओपन द chained gate, so I climbed over it and hurried up the stone path lined with scraggly gooseberry bushes. I knocked again and again until my knuckles hurt and the dogs began howling. बार बार वो खड़का रहा है कि खोलो दरवाजा, जब तक डॉग्स ने भी ऊंची ऊंची हॉलिंग करनी ना शुरू कर दी. Wrecked people, I muttered to myself. You deserve to be cut from the rest of the humanity if you are this rude to visitors. कितने बुरे लोग हैं. I would never leave my door locked during the day, no matter what they are letting me in. With that, I grabbed the latch and shook it hard. At last, the sore-faced servant Joseph poked his head out of the nearby barn window and barked, "What do you want? The master's down at the stables. Go around the back if you need to speak to him." Now this is kind of a description, जिसमें एक स्टोरी नरेशन होती है ना, कि एक तरह का सीनिंग आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन नरेशन वाले आ जाते हैं. कोई फिलोसफिकल नहीं है, कोई एक्सप्लेनेटरी नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इनको बताने का, जस्ट सिचुएशन वाइज आ गया, तो एक स्टोरी लाइनर पे आ जाता है. Why did the narrator leave his house instead of staying by the fire? क्योंकि maid was cleaning and creating dust, right? That was there. Next is your second one. What weather change happened just as the narrator arrived at the Wuthering Heights? क्या सन आ गया था? नहीं, हमें पता है फॉग आ गई, नहीं, snowflakes का वर्ड आया था, तो snowflakes started to fall. Next you have is, what does the narrator reaction to the locked gate and barking dogs reveal about his character? कैसा है वो? बहुत डरपोक है? नहीं. ट्रीटेड रूडली करता था? नहीं.
ही इज इम्पल्सिव एंड इनकंसिडरेट, नो दैट्स नॉट. ही इज डिटर्मिन्ड एंड नॉट इजली पुट ऑफ, नहीं, वो कोशिश ट्राई करता रहता है, सो इज वेरी मच डिटर्मिन्ड इन मल्टीपल वेज. ए इज द राइट वन. एंड द लास्ट फ्रॉम हियर इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एज गिवन. स्क्रैगली. ओके, स्क्रैगली का मतलब आता है, अब ये खुद दैट इज समथिंग दैट इज वेरी थिन, बोनी, इरेगुलर होता है ना कोई पर्सन फॉर्म में, अनटाइडी है, उसे बोलते हैं हम स्क्रैगली. तो स्क्रैगली का ऑपोजिट क्या होता है? अनटाइडी. वैसे ही बुरा आ गया थॉनी. अब नहीं पता सपोज इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ स्क्रैगली. 4 ऑप्शंस ही हैं, देखो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. अनटाइडी नेगेटिव है, थॉनी भी बुरा है, ओवरग्रोन भी बड़ा है. तो दैट इज ए सी डी मिलता है. बी इज ऑपोजिट, मतलब यही आंसर आएगा. ये करते हैं ट्रिक्स एलिमिनेशन मेथड में. आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन, दैट इज नीट आ गया. आई होप हमने 2 पेपर्स किए हैं अभी तक और प्रेटी क्लियर होंगे, कुछ वर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ प्रैक्टिसेस आपके करने पे. अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. दैट इज योर PYQ एग्जीक्यूटिव HPCL ऑफिसर in the terms of your next paper, and the questions are this one. First one is to find the idiom or to substitute the underlined word segment. ठीक है, चलो अब underlining को हमने फिर से क्या करना है, one word segment हमें find करना है. The very first is Catherine had not planned anything carefully and simply acted without preparation when she darted across the moor, hoping to find the grouse nest before being caught. अब क्या है? Acted without preparation. अब इसका मुझे क्या चाहिए, कौन सा बेस्ट फिट है. अगर आपको सपोज नहीं पता है एक्टेड विदाउट प्रिपरेशन में, टोट द लाइन का मतलब क्या होता है? मैं टो कर रही हूँ लाइन को, जैसे टोज मेरे मूव कर रहे हैं लाइन के साथ साथ, मतलब मैं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हूँ. एक्टेड विदाउट प्रिपरेशन नहीं आएगा इसके साथ मिलता जुलता. प्लेड इट सेफ का मतलब होता है जब मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रही हूँ, मैं बहुत ध्यान से किसी चीज़ को कर रही हूँ, दैट इज आई ट्राई टू प्लेड इट सेफ. मैंने सारे के सारे आंसर्स को एक्यूरेसी के बेसिस पर अटेम्प्ट किया, जो मुझे लगा डाउट है मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, सो आई प्लेड सेफ बिकॉज आई डेंट वॉन्ट एनी ऑफ द नेगेटिव मार्किंग. विंग्ड इट. विंग्ड इट का मतलब क्या होता है? कोई चीज करना. विंग मतलब होता है उड़ जाना विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनी रिहर्सल. यू विंग्ड इट, दैट इज यू डोंट रिहर्स इट बट यू डिड इट. और टुक इट टू द हार्ट का मतलब होता है जब आप डीपली अफेक्टेड होते हैं किसी चीज का, मतलब बोलते हैं ना डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इट्स नॉट अ बिग थिंग, दिल पे मत लगाओ बात को, तो उसे बोलते हैं टुक इट बाय हार्ट, राइट. सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे रिलेशन नहीं है. व्हेन शी एक्टेड विदाउट प्रिपरेशन दैट मीन्स शी विंग्ड इट. अब देखो ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स पे पूछा जा रहे हैं बट आपको हर एक में कुछ ना कुछ डिफरेंट इडियम्स, लेवल भी इजी मॉडरेट ही मिल रहा है. स्पेलिंग्स पे आ जाता है, अगैन इट इज अबाउट द स्पेलिंग्स. अब स्पेलिंग्स में देखो कौन कौन से हैं. आई ट्राई टू पुट इट आउट इन टर्म्स इज. पहला आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब भी ध्यान रखो साथ में, दैट इज योर ABSTRACT, कंप्लीटली फाइन. एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ आपके इमोशंस हैं, आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. लव, हेट, जेलसी, लाफ्टर, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस आ जाते हैं आपके साथ, ये सही है. टॉर्चर करना, TORTURED, बिल्कुल सही है. टॉर्चर कर रहे हैं किसी को, ग्रिल कर रहे हैं किसी को, बुरा फील करा रहे हैं, यू आर टॉर्चरिंग समवन. एंड रैप्चर्ड, इवन दैट इज राइट. एंड रैप्चर होता है दैट इज जब आप फिल करते हैं किसी चीज़ को, यू फिल द थिंग्स. जैसे आप घर पे आए बहुत टाइम के बाद हॉस्टल से सपोज, सो यू इनरैप्चर द स्पेस विद द फुल जॉय, हैप्पीनेस. इनरैप्चर भर देना घर को. एंड देन इज योर एक्सप्रेशनिस्ट. ये तो भाई एक्सप्रेशनिस्ट होना चाहिए. हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशनिस्ट, ना कि एक्सप्रेनिस्ट. ये तो गलत वर्ड आ गया. सो एक्सप्रेशनिस्ट इज अ राइट वर्ड और यहाँ पे स्पेलिंग्स आपके गलत दिए थे, दैट इज द C1. तो ध्यान से पढ़ना है. आपको हर बार स्पेलिंग्स ना डायरेक्ट नहीं आई है, आपको लाइन दी गई है, उसके बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से स्पेलिंग्स हैं एंड देन यू आर टू करेक्ट इट. ठीक है. थर्ड आ जाता है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज ईडियम फाइंड करना है आपको ऑफ द अंडरलाइंड वन, राइट. अच्छा ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है इसमें? पूरे सेंटेंस को पढ़ो. हर इनएबिलिटी टू डेलीगेट टास्क एफिशिएंटली वाज हर वीक पॉइंट डिस्पाइट हर ओवरऑल स्ट्रेंथ्स होल्डिंग बैक द प्रोग्रेस ऑफ हर करियर. अब देखो इसमें आ जाता है हर इनएबिलिटी वाज हर टू डेलीगेट द टास्क वाज हर वीक पॉइंट, इसकी बात हो रही है. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसको जेनरिक भी याद करो. अकाइलिस हील का आ जाता है जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी वीकनेस है, जो शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. कई बार होता है किसी चीज़ का डर होता है, तो दैट इज कॉल इट आउट एज अकाइलिस हील. सिसिफियन टास्क क्या हो जाता है? दैट इज योर कोई बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, लेबोरियस है,
You can call it out as preparing for this examination. Maybe for some people it's kind of a, for everyone it's a Sisyphean task because it's a very, you need hard work for it with smart work, so that is Sisyphean task. और यहाँ पे आपका कोई ना कोई जो आपका वीक पॉइंट है, दैट इज योर इशारे सील. देन इज योर एलादीन्स केव. एलादीन्स केव क्या आ जाता है, जब आपका प्लेस कोई बहुत वैरायटी वैल्यूएबल इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ भरा हुआ है ना, कोई चीज़ है बहुत डिफरेंट डिफरेंट जेल्स के साथ भरी हुई है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज एलादीन्स केव. एंड शॉट इन द आर्म, मैंने डायरेक्टली उसके आर्म में शॉट कर दिया, दैट इज समथिंग दैट गिव्स अ बॉन्ड ऑफ एनर्जी, एक पॉजिटिव बूस्ट देता है. लाइक ही डायरेक्टली शॉट इन द आर्म, मतलब कुछ ऐसी चीज़ बोलना जिससे आप हो जाओ कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए. या पेरेंट्स से यू सर्टेन वर्ड्स एंड यू फील इट आउट, ओ इट वाज जस्ट शॉट इन द आर्म बिकॉज दे डायरेक्टली सेड मी समथिंग दैट एक्चुअली मोटिवेटेड you to do something good. So that's short and arm. I hope these 3 words are clear to you. The next I have is a jumbled order. अब jumbled order में उसी तरह से देखो आपको कहाँ पे noun मिल रहा है, पहले उसी तरह से आपने fill in करना है. Now see, if I have to find first is the noun of the word. Since a district, ये आ गया since, मतलब पहले ही किसी चीज़ की बात हो रही है. One such manifestation is, okay, ये city के बारे में district की बात हो रही है, it can be considered. Okay, then it is there was a slowdown in the sign-ups to the hubs of COVID-19. मतलब COVID-19 पर बहुत at the back end बात हो रही है. For centuries, okay, ये आ रही है हमारी बात starting में. So S can be there और these days का पहले नहीं, तो S will be the starting. ये लो भाई, 2 तो हमारे कट हो गए. बहुत easy tricks हैं, इसको कटिंग के साथ और इसको पहले प्रायोरिटाइजिंग के साथ करने की कोशिश करो. पहले आ गया ये आ गया आपका कैसाबैलेंस का क्या आ रहा है. For centuries, Casablanca was a significant trading hub for merchants from across the breadth of the Atlantic coast, and then it was obviously given its geographical position between Africa, the Middle East and the Europe. Okay, ये आ गया हिस्ट्री के बारे में आ गया. अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, आपको क्या चाहिए इसमें. अब देखो दोनों ऑप्शन में एस के बाद टी आ रहा है, तो भाई टी आ जाएगा इसके बाद. तो दीज डेज मोरक्कोस इकोनॉमिक कैपिटल, मतलब ये पास था और ये मैंने करंट के साथ इसको लिंक कर दिया, तो मेरा ये करंट के बारे में आ गया. और इसका आ रहा है मोरक्कोस इकोनॉमिकल कैपिटल इज इमर्जिंग दोज हिस्टोरिकल रूट्स विद मॉडर्न स्ट्रॉन्ग मॉडर्न कमर्शियल आइडेंटिटी. ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, फिर मेरे को लगता है नेक्स्ट इज योर, या तो आर आएगा या क्यू आएगा. आर में देयर वाज अ स्लो डाउन आ गया, और क्यू में क्या आ रहा है, वन सच मैस्टिफिकेशन, तो इसके साथ यही लिंक्ड आ रहा है, तो इट विल बी एस टी क्यू. भाई ये आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज लिंकेज और रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स भी टारगेट करा करो, किसमें उसके बारे में एक नया वर्ड नई चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन है, बट टेकिंग दैट सेम थिंग इनटू द माइंड. जब आपके पास 2 कैरेक्टर्स आ जाएं जंबल में, तो सबसे पहले 2 कैरेक्टर्स का नाम आएगा, फिर हमारी इंट्रोडक्शन होगी. ये नहीं पहले एक कैरेक्टर फिर दूसरे कैरेक्टर की बात हो रही है, नहीं. हैक्स हैं जंबल के, जंबल को हैक्स के बेसिस पे करना, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू. नेक्स्ट इज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन पैराग्राफ. ओके, एक पर्सन के लिए याद करना है हमें, कैसा पर्सन होता है. याद आपको एगैलिटेरियन अभी पढ़ा था आपने, जो पर्सन लोगों के लिए भला करता है और बताना भी नहीं चाहता कि मैंने भला किया था. अ पर्सन हु बिहेव्स इन अ मॉरली अनप्रिंसिपल्ड और विकेड मैनर. अब ये है जो नेगेटिव पर्सन है, ऑफन शोइंग नो रिमोर्स फॉर देयर एक्शंस. उसको कोई पछतावा नहीं होता है अपने एक्शंस के लिए. द टर्म इज यूजली यूज्ड विद डिसअप्रूवल बट कैन बी यूज्ड humorously to describe someone with mischievous or shameless people. ऐसे भी लोग होते हैं, हम इसको फनी वे में बोल सकते हैं कि जो लोग बहुत बदतमीज हैं और उनको शर्म नहीं आती है. In religious context, it may refer to someone rejected by God or beyond redemption. और religious context में तो बोला जा सकता है ऐसे लोग जिनको religious wise accept ही नहीं किया गया. अब देखो एपोस्टेट ना, एक वर्ड्स होते हैं आपके रिलीजन में, एपोस्टेट होते हैं जो अपने रिलीजन को त्याग देते हैं, दे नॉट एक्सेप्टिंग द रिलेशन. दैट इज एग्नोस्टिक होता है. थीस्ट, आपने अभी तक रिलीजन में थीस्ट अथीस्ट पढ़ा होगा, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वर्ड्स लाइक डाइज्म, एग्नोस्टिक, एपोस्टेट, बहुत वर्ड्स आते हैं. एंड एपोस्टेट भी वही वर्ड होता है आपका जब आप बोलते हैं कि आपने कोई भी रिलीजियस बिलीफ है, फेथ है, उसको अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है. एपोस्टेट जो पुरानी स्टेट है आपने छोड़ दी है. हेरेटिक आ जाता है जिसके बिलीफ कंट्रारी हो जाते हैं जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स के साथ उसने एक्सेप्ट किए होते हैं. जैसे आपका कोई धर्म है, कोई रिलीजन है जो चलता आ रहा है, कन्वेंशनल होता है, आप उसको रिजेक्ट करके कुछ और बोलना चाहते हो, दैट इज हेरेटिक. स्टॉलिड आ जाता है जो बहुत काम है, अनइमोशनल है, बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होता, बहुत ही आप बोलते हैं ना एक पर्सन जो है दैट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रेट फेस, वेरी स्टोन फेस, ज़्यादा इमोशन शो नहीं करता है, दैट इज स्टॉलिड वाला आ जाता है. The last word you are left with is reprobate. Reprobate होता है वो पर्सन जो हम बोलते हैं अनप्रिंसिपल्ड आ जाता है, मिस्टीवियस आ जाता है, एक धर्म के कारण उसको बोल सकते हैं कि
भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा, दैट इज रिप्रोबेट, दैट्स अ नेगेटिव टर्म एंड दैट इज फॉर पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता मॉरली ग्राउंड्स पे, ही इज नॉट अटैच्ड विद एनीवन, दैट इज योर रिप्रोबेट। The next you have is a 6-1 and that is antonym find करना है आपको given word के लिए। The question is the reporter received an inimical response from the celebrity after inquiring about their personal life. Okay, so कैसा response मिला है? Cryptic आ जाता है, बड़ा unclear है भाई, समझ ही नहीं आ रहा कैसा response मिला है। अच्छा, okay, अब पहले ये है cryptic आ गया, not cryption कर देते ना, encrypted message, not clear आ गया। पग्नेशियस क्या आ जाता है? बहुत गुस्से वाला, ईगर टू फाइंड, बहुत ही आप बोल सकते हैं दैट इज समथिंग पुग्नेशियस इज जब आप किसी को मैसेज करते हैं और वो आगे से आपको रूडली जवाब देता है कि यार लड़ाई के लिए रेडी रहता है, तो दैट इज योर पुग्नेशियस बिहेवियर, रेडी टू फाइट। ग्रेगेरियस होता है जो बहुत पर्सन वेलकमिंग होता है, इज वेरी ग्रेगेरियस इन नेचर, सोशल इन नेचर, यू नीड टू बी ग्रेगेरियस इफ यू आर into any of the college or any of the office। ग्रेगेरियस पर्सनालिटी होती है जो बहुत मिलती जुलती है, उसे ग्रेगेरियस बोलते हैं। स्वेल्टरिंग आ जाती है जब आप चीज़ें बोलते हैं कि भाई बहुत ही एक्सट्रीमली गर्मी हो रही है, इट इज स्वेल्टरिंग हॉट, दैट इज स्वेल्टरिंग आ जाएगा। तो जो रिपोर्टर ने रिसीव किया कैसा रिस्पॉन्स, जब उसने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा तो बहुत हैप्पी रिस्पॉन्स फॉलो किया उसने, नेगेटिव्स नहीं आएंगे, हाँ ये एक्सट्रीमली हॉट भी नहीं आएगा, ग्रेगेरियस रिस्पॉन्स आ जाएगा, दैट इज वेरी वेलकमिंग, वेरी सूदी एंड अ वेरी फ्रेंडली रिस्पॉन्स। देखो इसका मतलब मैंने क्यों बताया, पहले ये चीज़ समझ लो। पहली चीज आ जाती है इसमें, अब ये इसके दो वेज है। आपने बोला मैम इनमेकल का मतलब क्या था एग्जैक्टली, वो तो आपने बताया नहीं। क्या इनमेकल का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है या बुरा रिस्पॉन्स है, मैंने आपको ये चीज नहीं बताई है, राइट। मैंने पर आपको कुछ चीजें क्लियर अप की हैं कि आपको ऑप्शंस के एलिमिनेशन मेथड से कैसे निकालना है, वो मैंने आपको बताया। इफ आई एम नॉट टोल्ड यू इनमेकल मीनिंग, तो इससे आपको पता होना चाहिए। देखो इनमेकल होता है, क्रिप्टिक क्या आ गया जो छुपा हुआ है, पग्नेशियस आ जाता है जो रूड है, स्वेल्टरिंग हॉट आ जाता है। एक ये डिफरेंट आता है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इनमेकल का मतलब होता है जब मेरे को मेरी कोई पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा तो ऑब्वियसली आई विल बी रूड टू दैट पर्सन कि तुम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछो, वाई आर आस्किंग अबाउट द पर्सनल लाइफ। सिमिलर वे दैट वुड बी द पर्सनल लाइफ पे जब इंक्वायर किया तो उसको बहुत हार्मफुल रिस्पॉन्स मिला। इस हार्मफुल रिस्पॉन्स के लिए मैंने पॉजिटिव बताया। पहली सिचुएशन मैंने दी आपको जब मुझे मतलब पता ही नहीं है, तो मैं ऑप्शंस के बेसिस पर डिकोड करूंगी कि तीन ऑप्शंस अलग है, एक ही पॉजिटिव सम ऑप्शन मिल रहा है, बाकी तीनों नेगेटिव मिल रहे हैं, तो पॉजिटिव आंसर होगा। और अगर पॉजिटिव आंसर है, एंटोनिम है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। दैट्स इट। अब आ जाता है आपको जंबल्ड करने हैं। सेम वे जंबल्ड में आपको वही चीज़ है भाई, पहले आप फाइंड करो, नाउन को फाइंड करने की कोशिश करो, दैट इज योर ओके द आर्टिकल। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ स्टार्टिंग वाला कौन सा आएगा, अब अपने आप नेक्स्ट करना, बिकॉज दिस इज ऑल योर चेन एंड ऑल डिफरेंट दे आर गोइंग टू डू इट। अब देखो इसमें हमारा, देखो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है यहाँ पे ऑप्शंस के बेसिस पे आर ही निकलेगा, एस निकलेगा ही नहीं, तो आप आर को ट्राई करो। One night in September 2009, a widowed mother in Texas named Marsha was up late at kitchen table scrolling through the correspondence when she opened an email that would change her family's life। ठीक है, उसने एक ईमेल को ओपन किया, उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज फ्रॉम एन एक्वेंटेंस, या फिर आ जाता है आपके पास मार्शा हैड 2 daughters। नहीं, आर के बाद तो क्यू ही आएगा, तो आर के बाद क्यू ही दोनों में आ रहा है। अब इसके बाद एस आएगा कि पी आएगा, बस यही है हमारा क्वेश्चन। अब उसने बताया कि किसके बारे में था, एक आर्टिकल के बारे में था, एंड देन द नेक्स्ट इज हमें आर्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन पी में मिल रही है, इट इज़ द राइट वन। आपको पहले लेटर के बारे में पता चला, फिर आपने उसमें किसने दिया था, फिर उस आर्टिकल के बारे में पता चला, फिर हम मार्शा की पर्सनल लाइफ पे जाएंगे। तो ऑप्शन इज B1 गाइज। 8th वन इज एंटोनिम फाइंड करना है ऑफ द वर्ड दैट इज हाईलाइटेड, एंड द हाईलाइटेड वर्ड इज गॉश। It was a bit gauche of him to bring up salary comparisons during the dinner party। अब नहीं पता मुझे गॉश का मतलब, तो मतलब अगर मैं डिनर पार्टी पे अपनी सैलरी की बात कर रही हूँ तो वो ग्रेसफुल नहीं है, वो अच्छा नहीं है, सोशल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो गॉश का मतलब आ गया कुछ नेगेटिव आ गया, और मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिए होगा क्योंकि मुझे वर्ड क्या आ रहा है जिसकी ग्रेस नहीं है। रेकलेस भी आ जाता है, जो पर्सन क्या आ जाता है, इम्पल्सिव है, नहीं चीज़ें सोच पा रहा, थिंकिंग अबाउट, रेकलेस इन नेचर, सो इट इज विदाउट थिंकिंग कि बहुत ही फास्ट है, रेकलेस। गॉकी आ जाता है जो ऑकवर्ड है, डिस्कॉर्डेंट आ जाता है जो डिसएग्री कर रहा है किसी के साथ, डिस का मतलब ही नेगेटिव है, तो मुझे ये तीनों नेगेटिव लग रहे हैं। सॉव इज द ओनली
सॉव इज द ओनली पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स सोफिस्टिकेशन, चार्मिंग है वो पर्सन, दैट इज योर सॉव आ जाएगा. इट वॉज अ बिट गॉश ऑफ हिम, गलत था उसके पार्ट में. रेकलेस है, बहुत तेजी, कुछ भी बात कर देना, मुझे नहीं पता उसका रिजल्ट क्या आएगा. गॉकी बहुत ही आपका एक अनइंटरप्टेड सा एक डिफरेंट सा बिहेवियर है जिसमें आप बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं बात करते टाइम किसी के साथ, बार बार आपके योर शिवरिंग एंड ऑल दैट, दैट इज गॉकी नेचर. डिस्कॉर्डेंट, जब आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोगों को, योर डिसएग्रीइंग, यू हैव अ हार्शियलिटी. तो सुआव इज अ वर्ड दैट मीन्स सोफिस्टिकेटेड पर्सन. नेक्स्ट इज एरर को आपने आइडेंटिफाई करना है इन द गिवन सेंटेंस. The spokesperson clandestinely avoided giving a direct answer, instead redirecting the conversation towards more favorable topics. अब इसमें आपको क्या करना है, select the option to rectify the error. देखो purposefully नहीं होगा इसमें, right? What would be there? It would be your clandestine avoided a direct answer, instead redirecting the conversation towards I think देखो पर्पसफुली का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, है ना. अगर मैं करती हूँ इसको चेंज भी करती हूँ, वेहमेंटली आ जाएगा आपका, दैट इज योर विद ग्रेट पैशन आ गया, ग्रेशियसली बहुत अच्छे वे में आ गया, स्पॉरेटिकली एट रेगुलर इंटरवल्स आ गया. तो कैसे उसने डायरेक्ट आंसर किया, इंस्टेड ऑफ रीडायरेक्टिंग. ठीक है, इसका कैंडस्टाइनली अवॉइडेड हो जाएगा, मतलब इसने पैशन के साथ, फोर्स के साथ, ग्रेशियसली और स्पॉरेटिकली आप नहीं अवॉइड करोगे. आप किसी चीज को पर्पसफुली अवॉइड करोगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्लैंडस्टाइनली की जगह आपका पर्पसफुली आ जाएगा, क्योंकि आप खुद इस सिचुएशन में ट्रैप हो. आप खुद समझो, बिकॉज इवन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि वेहमेंटली पर्पसफुली नहीं होना चाहिए, बट जब आप स्पोक्स पर्सन है, आप बोल रहे हैं, आप खुद ही कन्वर्सेशन को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसका पर्पसफुली, आप खुद जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हैं, नॉट इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, सो दैट इज पर्पसफुली वुड बी द राइट आंसर. बाकी मैंने ऑप्शंस फिर भी बता दिए आपको. ग्रेशियसली बहुत अच्छे वे में नहीं आ सकता है, स्पॉरेटिकली भी नहीं आ सकता क्योंकि वह इरेगुलर इंटरवल्स में, और वेहमेंटली होता है जब आप बहुत पैशन के साथ कोई चीज़ को करते हो. 10th इज आपको आर्टिकल आइडेंटिफाई करना है. डैश कोरा वर्कशॉप इज अ स्मॉल यूके कंपनी दैट मेक्स ब्यूटिफुल हाई क्वालिटी कोरास, टाइप ऑफ वेस्ट अफ्रीकन हार्प, एंड टीचर्स पीपल हाउ टू प्ले देम. अच्छा, अब क्या आ जाता है, एक पर्टिकुलर वर्कशॉप की बात कर रही हूँ मैं, तो एक डेफिनेट है वो, तो द कोरा वर्कशॉप आ जाएगा. आंसर वुड बी दी B1, राइट, द कोरा वर्कशॉप. नाउ इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन. अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से सुन लो, लिख लो, याद कर लो. दिस इज, इट इज अ मिथिकल बर्ड फाउंड इन एशियन माइथोलॉजी. अब एक बर्ड के बारे में है जो एशियन माइथोलॉजी में फाइंड किया जाता है, especially in Egyptian, Greek and Roman traditions. It is said to live for several hundred years before bursting into flames and being reborn from its own ashes. अच्छा, वो इतने साल जीता है और अपनी ही फ्लेम से दोबारा पैदा हो जाता है. It symbolizes immortality, renewal and cyclical nature of life. In modern usage, it often represents a person or thing that makes a strong comeback after destruction or life. तो मेरे पास आया चिमेरा, दैट इज अ मिक्स्ड क्रिएचर होता है, जो लायन, गॉट और स्नेक के मिक्सचर से बनता है ना, उससे मैं चिमेरा बोलती हूँ. फिनिक्स होता है जब मैं बोलती हूँ कि जो फिनिक्स ने ना बहुत वेब सीरीज वगैरह भी देखी होंगी, जो फिनिक्स होता था वो बर्न कर जाता था एशेज में और एशेज से दोबारा बन जाता था. वो था एक सिचुएशन आपको, क्योंकि बाकी देखो आपने कभी नाम सुने भी नहीं होंगे, मुझे लगता है बैसिलस भी नहीं सुना होगा. बैसिलस भी वही होता है जो स्नेक होता है, जो अपनी ही जैसे गेस के साथ ना बहुत बुरी तरह से देखता है और उससे किल कर देता है, तो दैट इज स्नेक विद द गेस आ जाता है. और ग्राइफन भी वही होता है, दैट इज जब लायन और ईगल का मिक्सचर होता है. तो फेनिक्स होता है जो एशेस में मिल जाता है और बहुत साल जीता है, तो फेनिक्स वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, आपको हाईलाइटेड एरर अच्छा फाइंड करना है. द टीम लीडर स्पॉक हॉटली. अब इसमें एरर भी कहाँ पे था आपका, हॉटली पे था, कि इंस्टेलिंग अ सेंस ऑफ काम एंड कंट्रोल अमंग द पैनिक स्टफ. अब हॉटली का मतलब भी क्या होता है, जब आप बहुत गुस्से के साथ है ना किसी स्टेज में, दैट इज कॉल्ड एज हॉटली, वेरी एरोगेंट इन नेचर, दैट इज बीइंग हॉटी इन नेचर. तो इसका आपको लैकोनिकली, टर्सली, इरेटिकली और कंपोजरली. लैकोनिकली भी आ जाता है जब आप ब्रीफली बात करते हैं, टर्सली बहुत शॉर्ट और अब्रप्ट आ जाता है, इरेटिकली आ जाता है जब आप थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मैनर की बात करते हो, दैट इज इरेटिकली, राइट. एंड कंपोज हो जाता है जब आप काम और सेल्फ कंट्रोल के साथ बात करते हो, दैट इज योर कामली आ जाएगा, राइट.
तो इसका आपका आंसर क्या बन सकता है? दैट इज योर द टीम लीडर डैश ड्यूरिंग द क्राइसिस. जब क्राइसिस होगा, देखो खुद सिचुएशन को समझा करो, व्हाट कैन बी द आंसर. जब बहुत क्राइसिस की सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो टीम लीडर गुस्से से बात नहीं करेगा. हॉटली का मतलब ही गुस्से से बात करना है. इसी वर्ड को हमें चेंज करना, और यही चीज में एरर है. Why I have not identified underlined is because you need to understand, वहाँ पे किसी में भी आ सकता है, तो आपको कहीं पे भी फाइंड करना पड़ सकता है. ये आता है vocabulary based आ गया. तो वो पर्सन जो है वो बहुत कंपोजरली, बहुत आराम से बात करेगा. दैट वुड बी कंपोजरली वुड बी द राइट आंसर इन दिस सिचुएशन. ना ही लैकोनिकली, छोटी बात भी नहीं करेगा. और टर्सली का मतलब भी, ये दोनों का मतलब ये होता है ब्रीफ और एब्डक्ट करना. और ना ही कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल बात भी नहीं करेगा, लॉजिकल बात करेगा. तो डी वुड बी द राइट आंसर. 13th आ जाता है आपको, स्पेलिंग एरर आ गया है. द फ्रेंचाइज हैज सिंस spawned 7 sequels, a TV show and all manner of other media, and in 2013 it became a family business with this actor Fiona taking the role. Okay, अब आपको एक एक टर्म को देखो. फ्रेंचाइजी है तो FRANCHISE is absolutely right. स्टारिंग रोल STARRING बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम. बिजनेस BUSINESS, इट्स फाइन. देखो इसमें गलती कहाँ पे आ जाती है आपकी, स्पॉन्ड कोई वर्ड नहीं होता है. दिस इज रिटन द फ्रेंचाइज हैज सिंस स्पॉन्ड 7 सीक्वल्स. स्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना या बनाना. इसका मतलब क्या आता है? SPAWNED. दिस इज स्पॉन्ड एंड दिस मीन्स व्हेन यू जनरेट और व्हेन यू प्रोड्यूस. कि इस इंडस्ट्री ने, जैसे सपोज करो किसी भी आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करो या स्टार चोपड़ा कुछ भी आ जाते हैं, उन्होंने कितने सीक्वल्स, कितनी आपकी वो मूवीज़ बनाई हैं. तो उस तरह से आ जाएगा. वो जो फ्रेंचाइजी है उन्होंने स्पॉन्ड जनरेट किए हैं बहुत सारे सीक्वल्स, टीवी शोज. तो स्पॉन्ड का मतलब गलत है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है. नेक्स्ट आपके पास आरसी आ रहा है. अब आरसी को फिर से पढ़ते हैं. द नोबेल प्राइज एस्टैब्लिश्ड बाय एल्फ्रेड Nobelsville in 1895 is one of the most prestigious international awards recognizing outstanding contributions in physics, chemistry, medicine, literature, peace, and later economic sciences. Alfred Nobel, an inventor and industrialist, dedicated his fortune to rewarding those whose work has profoundly benefited humanity. Each year, laureates are selected by specialized committees and institutions, including the Royal Swedish Academy of Sciences and the Norwegian Nobel Committee. The significance of Nobel Prize lies not only in the honor it bestows, but also in its impacts on advancing human knowledge and promoting peace. For instance, Nobel Prize winners often influence global policies and bringing attention to critical humanitarian issues. However, the prize has not been without controversy. Some critics argue that certain fields like social sciences are underrepresented or that geopolitical factors influence some selections. Additionally, the prize focuses on individual achievement contrast with the collaborative nature of modern scientific research. Despite these debates, the Nobel Prize continues to inspire generations of researchers, writers, and activists worldwide. Its rigorous selection process and international prestigious motivate laureates to push boundaries in their respective fields. The prize also serves as a symbol of excellence and hope, reminding the world of power of human creativity and dedication to positive change. देखो अब इसमें एल्फ्रेड नोबेल, इसमें आप देखोगे इट्स ऑल अबाउट नोबेल प्राइज विनर्स, अबाउट द बेनिफिट्स, व्हाई इट इज बीइंग प्रोवाइडेड, कौन कौन से एरियाज में दिया जाता है. काइंड ऑफ नॉट अ ऑटोबायोग्राफी नहीं है ये, बट एक जेनरिक स्टेटमेंट आपके पास सारा उसके बारे में, किसने बनाया था और उनके बारे में आ जाता है. नाउ द क्वेश्चंस आर, which of the following best describes a criticism mentioned about Nobel Prize? Okay, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आई थिंक यहाँ पे certain disciplines, political considerations. हाँ, this is may affect its impartiality. The prize excludes contributions in physics. नहीं, बाकी सारा physics और literature ये अकेले included है, बहुत जगह पे आते हैं. That's not what is excludes. ये तो included है, physics और literature तो हैं already. It encourages too many social science awards. Overshadowing others नहीं, ये इस चीज़ पे नहीं आएगा. इट्स सिलेक्शन प्रोसेस फेवर्स कोलैबोरेटिव अचीवमेंट्स ओवर इंडिविजुअल्स, नहीं ये भी नहीं आएगा बिकॉज इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है, कोलैबोरेशन पे तो फोकस ही नहीं कर रहा. तो आई थिंक फर्स्ट वुड बी द आंसर, दैट इज सर्टन डिसिप्लिन्स एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन मे अफेक्ट्स इट्स इम्पार्शियलिटी. व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट नोबेल प्राइज इन्फ्लुएंस बियॉन्ड द मॉनिटरी रिवॉर्ड इट प्रोवाइड्स. अच्छा, अगर मॉनिटरी नहीं आता है अकेला
देखो कंट्रोवर्सी एलिमिनेट नहीं करता है, ऑनर्स एंड डिवीजन बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी पे नहीं करता है, फोकसेस प्राइमरी ऑन रिवॉर्डिंग कोलैबोरेटिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं, मोटिवेट करता है भाई। पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव आंसर देखो और पॉजिटिव ही पैराग्राफ है तो डी ऑप्शन आ जाएगा। 16 और 17 क्या है, टाइटल निकालना है पैसेज के लिए। तो मैंने आपको बोला था जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ना टाइटल में, वो हमारा बेटर होता है। द इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द नोबेल प्राइज, क्योंकि ना ही मॉनिटरी अकेला है ना ही उसके बारे में अकेला हिस्ट्री एंड प्रेस्टीज नहीं है, इसमें इम्पैक्ट एंड कंट्रोवर्सीज आ जाएगा सी। और टोन कैसी है पैसेज की, आयरनिक तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई सार्काज्म नहीं है, सेलिब्रेट भी हम किसी चीज़ को नहीं कर रहे हैं, डिसमिसिव ना ही किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव हाँ ये बोल सकते हैं आप, जो बैलेंस्ड है और एनालिटिकल है ये अप्रोच, मतलब रिफ्लेक्शन है ऑन द वेरी फर्स्ट थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर द अदर पेपर। तो अभी तक 3 पेपर आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड इट आउट, इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा। सो आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई and the questions are pretty clear. In case of any doubts, drop up in the comment section. Now let's move to the next question. Okay, so the 4th paper is of civil engineering, that is 2025. Let's start with the very first question now. This is again vocabulary based and it carries one word substitution. The question is, the villagers treated Heathcliff with obvious dislike and social rejection, though few said anything openly. That means अब यहाँ पे few का मतलब है कि शायद किसी ने openly कभी कुछ बोला नहीं है, but yeah, the villagers कैसे treat करते थे, बहुत dislike के साथ, social rejection के साथ, उसको अच्छा नहीं मानते थे। अब यहाँ पे हमें one word substitution देखना है, but that to negative आ जाता है। अब negative में आ गया आपके पास very first word आ गया contempt। contempt का मतलब होता है जब मुझे किसी person के साथ strong dislike है, I don't like the person, I will be calling it out contempt, राइट। नेक्स्ट इज योर एस्टीम। एस्टीम का मतलब क्या आ जाता है, जब मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, दैट इज अ एस्टीम्ड पर्सन, राइट, तो हम इसको रिस्पेक्ट कर देते हैं। अब ये तो नहीं आ सकता है। डिटैचमेंट, हम अटैचमेंट नहीं शो करते हैं उस पर्सन के साथ, सो यू गेट डिटैच विद दैट पर्सन, दैट इज ओपोजिट। आप इमोशनल बेसिस पे या किसी के साथ इंडिफरेंस है। एंड स्केप्टिज्म इज व्हेन यू हैव अ डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, जब किसी के पर्सन के अंदर कुछ डाउट्स हैं, दैट इज योर it's not skeptic, it's skeptic about it, right? So now the word is contempt. This is the right one. Remember one more thing, कई बार हम words कर रहे हैं, अभी भी I'm telling you some words, I'm telling you the meanings. Try to just go through the spellings also. C-O-N-T-E-M-P-T, that's contempt. The reason is क्योंकि ये वाले words भी आपको spellings के forms में पूछे जा सकते हैं। The second word now, second is I am getting a spellings based again a question is there. अब इसी को target करते हैं, सारे spellings अच्छे से याद करते हैं। जो एक्सेसिव आ जाता है EXCESSIVE, it's already find. Gaunt, GAUNT, gaunt is already find. Then stunted, STUNTED, completely fine. But yeah, ventilation, it is not double L, it's ventilation, right? It would be single L after it. So ventilation, VENTILATION. तो ये गलत है, ये आपका स्पेलिंग्स में एरर आ गया। दिस इज योर सेकंड का डी ऑप्शन। द थर्ड आ जाता है, फिर से आपका स्पेलिंग एरर है, दैट इज योर शी लीन्ड हर प्रेटी हेड बैक अगेंस्ट द सिल with half a yawn and half a sigh and lapsed into aspect of abstracted sadness. ना आपको ज़्यादातर बहुत चीज़ें फिलोसफिकल आई हैं, राइट? अब yawn मेरे को बोलते कहीं भी हो रहा था कि what is this word, ये हमें पता है, with the half yawn आ जाता है, this is the right word. Otherwise, aspect is right, ASPECT. Then is your lapsed, LAPSED, and abstracted, ABSTRACT is abstract, and ED is the past tense of abstracted. Okay, so 3 are clear, and I think the next go with the 4th one. Now this is again on one word substitution, and the question is, she started through a window, moving with the face that showed she had lost all hope and interest in what was happening around her. Now hence she was morose about the whole thing. मतलब वो क्या था, उसको फीलिंग क्या आ रही थी कि जो भी उसके स्टार्टिंग में है, राइट, she stared at the window unmoving with the face that showed, कैसा फेस है, जो पूरी होप लूज कर चुका है और कोई इंटरेस्ट नहीं है कि साइड पे क्या हो रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ नेगेटिव वन, नॉट अ पॉजिटिव वन। नेगेटिव में हम देखते हैं, देखो ब्राइटन नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव है। डिसकनेक्टेड नहीं है, वो डिसकनेक्टेड नहीं फील कर रही है, ब्राइटन तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास आ गया वेकेटेड, डिस्पॉन्डेड और डिसकनेक्टेड। अब देखो वेकेटेड भी क्या आ जाता है, जो चीज़ एम्प्टी है मेरी लाइफ में, खालीपन आ चुका है, एम्प्टीड या लेफ्ट हो चुकी है, दैट इज वेकेटेड आ जाता है। डिस्पॉन्डेड आ जाता है जब आप कोई लो फील करते हो, राइट, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग होपलेस, दैट इज डिस्पॉन्डेड।
डिस्कनेक्टेड आपको भी पता है, जब आप किसी चीज़ से डिस्कनेक्टेड हैं, आप सेपरेट हैं, आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे आ रहा है कि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट चूज नहीं कर रही है, वोकेटेड भी नहीं आएगा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, डिस्कनेक्टेड भी नहीं बनता, इट इज़ ओनली रिस्पॉन्डेड, दैट इज अ पर्सन हु इज़ लाइक नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, वो अपनी होप लूज कर चुका है, ही इज़ फीलिंग वेरी लो इन हिज लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्पॉन्डेड पर्सन, राइट. Next is the fifth one, that is to fill the article, right. As I've already mentioned you, article को बहुत ध्यान से fill up करना. एक नंबर एग्जैक्टली है, बट जल्दबाजी में, जैसे यूनिक आया था पहले वाले पेपर में जो दूसरी ब्रांच का था, और बहुत जल्दी में आपने एन क्लिक कर दिया, गलत हो जाएगा आंसर, एंड यू नो अबाउट द आंसर. कई बार हम गलती से आंसर वो कर देते हैं टाइप, तो भी वो हमारा गलत हो जाएगा. Heathcliff fixed Catherine's arm under his. Though she disputed the act at first evidently, and with rapid strides, he hurried her into dash passageway, whose trees concealed them. He hurried her into dash passageway. कैसा passageway आएगा? Into a passageway, into the passageway, into an तो आ नहीं सकता क्योंकि it is not there. और यहाँ पे क्या आ जाता है, क्योंकि ये fixed बात हो रही है कि उसी passageway में भेजा गया है, तो it's a fixed one, it will be the. कभी कंफ्यूजन आया, रीड द स्टेटमेंट अगैन विद द आर्टिकल विच यू हैव पुट इन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसने अंडर इट्स आर्म फिक्स की उसकी, दो शी डिस्प्यूटेड द एक्ट एट फर्स्ट एविडेंटली, एंड विद रैपिड स्ट्राइड ही हरिड हर इनटू दी पैसेजवे. अब अ पैसेजवे नहीं हो सकता, किसी भी पैसेजवे में नहीं, फिक्स पैसेजवे में किया, इसलिए द आया. अदरवाइज आप बोलते हैं दैट शी वेंट इनटू अ पैसेजवे, दैट्स फाइन, बट यहाँ पे एक स्टोरी लाइन के बीच में है, तो फिक्सेशन है. नेक्स्ट इज योर 6th one, आपको एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना है. दो एडगर वॉज ऑलवेज कर्टियस, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत नाइस था. देयर वाज समथिंग डैश. अब देखो, दो हमेशा याद रखना, जब आपका सेंटेंस दो से, ऑल्दो से, वाइल से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट जरूर आएगा. अगर यहाँ पे है कर्टियस है, पॉजिटिव है, देयर वाज समथिंग डैश इन हिज इंटरेक्शंस विद हीथक्लिफ, मतलब थोड़ा नेगेटिव यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, राइट. अब कैसे कैसे आ जाएंगे नेगेटिव वर्ड, मतलब ये भी नहीं हो सकता फुल नेगेटिव, बट इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नेगेटिव यू विल हैव इन द आंसर्स. विद Heathcliff as though old resentment simmered just below the surface. Now turbulent क्या आ जाता है, जो चीज़ है बहुत chaotic है, बहुत stormy है, दैट इज कॉल्ड एज क्योटिक. आ गया कोई चीज़, स्टॉमी आ गई कोई चीज़, दैट इज टर्बुलेंस आ जाती है, दैट इज दैट. इवेसिव कैसे आ जाती है, जब आप किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो इवेसिव दैट इज अवॉइड के पास आ जाता है. रिस्ट्रेन करना क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, दैट इज रिस्ट्रेनिंग एक्टिविटी. और आपके पास लास्ट आ जाता है जीनियल, दैट इज शी इज़ वेरी जनरल इन नेचर, शी इज़ वेरी फ्रेंडली इन नेचर. अब देखो, मैंने आपको बोला नेगेटिव वर्ड आएगा, पॉजिटिव तो भाई आ नहीं सकता है, राइट. अब वो पर सरफेस पे तो बहुत पोलाइट है, लेकिन उसके इंट्रैक्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि स्टिल ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट विद दैट पर्सन. जेन्युइन नहीं हो सकता क्योंकि ये भी कर्टियस के साथ आ जाता है. गुस्से वाला हमें नहीं पता वो लड़ाई करता, तो हम इतना अग्रेसिव वर्ड नहीं चूज कर सकते हैं. बचे दो वर्ड्स, या तो वो अवॉइड कर रहा था या वो कंट्रोल करता था, ठीक है. देयर वाज समथिंग डैश, दो ओल्ड रिसेंटमेंट्स. अब कई बार होता है हमारे दिल में बात होती है पर हम उसको निकालते नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, एंड इवन यू कैन नॉट बी अ गुड पर्सन विद दैट विद हुम यू वर एनिमी वंस. तो इसमें आ जाता है आपका कि वो रोक रहा था अपने आप को, तो इट विल बी क्लियर टू रिस्ट्रेन्ड. देयर वाज समथिंग रिस्ट्रेन्ड, रुकी हुई इंट्रैक्शंस है, शायद वो बहुत कुछ बोलना चाहता था बट वो बोल नहीं पाता था. सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर. कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है, समझा करो क्वेश्चन को. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका Heathcliff रिटर्न आफ्टर ईयर्स. अब फिर से फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और ये भी आपका कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी बेस्ड ही आ रहा है. Heathcliff returned after years abroad, brought a dash change in his appearance and manner that both surprised and unsettled the household. अब देखो, कोई पर्सन बहुत सालों बाद आ रहा है और उसकी अपीयरेंस से ऐसा हो रहा है कि सभी लोग सरप्राइज हो रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया होगा. नेग्लेजिबल तो नहीं आया होगा, नेग्लेजिबल होता है बहुत थोड़ा. हमने प्रोफाउंड का पीछे भी मतलब किया था ना, इसी ये ऑप्शंस रिपीट हो रहे हैं. प्रोफाउंड पहले भी था, डीप, इंटेंस, बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. रिलक्टेंट होना, रोकना तो वाला कोई चेंज ही नहीं है. और मीडियोकर होता है ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा अगर हम कहते हैं, दैट इज मीडियोकर. तो हमें पता है हमारे पास सबसे हैवी वर्ड कौन सा है, प्रोफाउंड. अब प्रोफाउंड है, कहीं पे आपको एज एन ऑप्शन कुछ और में दिया था, इसमें भी दिया है. सेम मीनिंग्स, बस मीनिंग को डिकोड्स किया. और यही होता है पुराने BYQs को भी देखोगे, बहुत सालों के आपके सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाता है अगर आप PYQs कर रहे होंगे आपने टू आइडेंटिफाई द आंसर्स.
नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स ऑपोजिट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, द लीडर्स रिमार्क्स वर इंसेडरी स्टिरिंग टेंशन अमंग द ऑडियंस, कि कैसी थी, उसके मार्क्स कैसे थे। देखो असर्टिव होते हैं पॉजिटिव, और इंसेडरी क्या होता है, जब अगर टेंशन रिमार्क कर रहे हैं मतलब इसके जो रिमार्क्स हैं कैसे हैं जिसकी वजह से टेंशन बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव ही होंगे ना, मतलब नेगेटिव है, कन्फ्लिक्ट वाले रिमार्क्स हैं बहुत ज़्यादा, वो आ जाएंगे। असर्टिव तो आ जाता है, पॉजिटिव आ गया, ये तो नहीं आ सकता। इंसाइटफुल भी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ होती है जो बहुत डीप है, बहुत इंटेलिजेंट है, हम ही इज़ वेरी इंसाइटफुल, पॉजिटिव डीप नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। कंसिलेटरी क्या आ जाता है, दैट इज़ कोई चीज़ है बहुत काम है, यू कैन से काम, कंपोज्ड, और someone who does not create much of the disturbance, that will mean कंसाइलेशन करना, उससे आप वर्ड को याद कर सकते हो। और पैशन आपको पता है, दैट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन दैट यू कॉल इट आउट एज पैशनेट आ जाता है। तो आपके पास नियर सिनोनिम और क्या आ जाता है, देखो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एंटोनिम फाइंड करना है मुझे। एंटोनिम आ जाएगा ऑपोजिट। अब देखो कन्फ्लिक्ट के ऑपोजिट ही है ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इनका लिंक्ड नहीं है, ये भी लिंक नहीं है, पढ़ाई के साथ लिंक नहीं है, ना ही कोई नेचर के साथ लिंक नहीं है, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसका क्या आ सकता है, यहाँ पे जो लड़ाई पैदा करता है, ये जो है जो बहुत गंदा काम है, जो लड़ाई खत्म करता है, तो क्या आ जाएगा, कंसाइलेशन वाला आएगा। कंसाइलेटरी जो टेंशन्स को खत्म करने की कोशिश करता है। जब डिस्प्यूट होता है तो या तो आप इग्नाइट करते हो या फिर आप उसको क्या करते हो, सप्रेस करते हो। तो दैट इज द वे, या तो आप इंसाइडरी कर रहे हो, दैट इज इनसाइड बढ़ा रहे हो, या फिर आप कंसाइलेटरी, उसका ऑपोजिट आ गया, दैट इज टू subside being a very calm person। 9th आ जाता है आपका प्रोवर्ब जो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नेली डिस्क्राइब दैट सडन शिफ्ट इन कैथरीन्स मूड्स, हाउ शी began the day shouting and crying but ended it all smiles and sweetness, as if starting wild and ending wild। अब देखो स्टार्टिंग वाइल, इसको लिटरल मीनिंग में साथ करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग वाइल और एंडिंग का क्या हो जाता है कि कोई चीज़ें हैं, शायद वो स्टार्ट अलग तरीके से हुई थी पर एंडिंग, स्टार्ट बहुत गुस्से से हुआ, एंडिंग बहुत अच्छा हुआ शायद किसी चीज़ का, यही मतलब आ रहा है ना। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नॉट मोस्ट, a leopard can't change its sports, make hay while the sun shines, या March comes in like a lion and goes out like a lamb। अब देखो अगर आपको मतलब नहीं भी बताए हैं तो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई चीज़ आई बहुत फायर्स के साथ, फेयर्स के साथ, गुस्से के साथ, और लैम्प बहुत स्वीट एक एनिमल माना जाता है, तो गई वो बहुत लैम्प की तरह, बहुत स्वीटनेस की तरह। आंसर आपका डी आ गया इसमें, बट स्टिल लेट्स फाइंड द अदर मीनिंग्स। जैसे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस्ट, कि जो लोग हमेशा, जो पीपल जो हैं, दे कीप ऑन मूविंग, दे डोंट सेटल, उनके लिए आता है कि हाँ कुछ ना कुछ दे आर डूइंग इट आउट। लेपर्ड चेंज इट्स स्पोर्ट्स का आ जाता है कि कभी भी बंदा, अब बोलते ना कोई पर्सन अपनी बुरी आदतें छोड़ नहीं सकता, एक सांप अपना करेक्टर नहीं छोड़ सकता, तो उस तरह से एक लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पोर्ट्स, मतलब नेचर नहीं चेंज हो सकती है। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, मतलब हर अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने की कोशिश करो। आज भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कोशिश करो इस अपॉर्चुनिटी को विन अप करने का। जितने भी PYQs हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत टाइम है अच्छा, और इनको बेस्ट यूसेज करो। मार्च कम्स इन लाइक अ लायन एंड गोज आउट लाइक अ लैम्ब, कि बहुत कोई फियर स्टार्ट हो रहा है लेकिन बहुत स्मूथ एंडिंग हो रही है, दैट वुड बी द D1। Next is your sentences of a paragraph are given below in a jumbled sentence. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and a coherent paragraph. अब कैसे आ जाता है आपके पास, इसको भी उसी वे में याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले करेक्टर्स या चीज़ें कहाँ इंट्रोड्यूस आ रही हैं, ठीक है। अब ये देखना आप, सबसे पहले हर नहीं आ सकता, दिस कैन नॉट बी द स्टार्ट, दो भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, या तो शी एंड हर आएगा या आई आ जाएगा। आई बिलीव दे डाइड मतलब इससे पहले पर्सन के बारे में बात आ चुकी है, तो बी हमारा सबसे पहले आ जाएगा। सो ये हमारा सी भी खत्म हो गया और डी भी खत्म हो गया, या तो BDACA आएगा या फिर BACD आएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या आ गया उसके बाद आपके पास, नेक्स्ट आई सी इज डेलिकेट है अनलाइक लदर्स इन द रीजन। अब ये उनके बारे में, जब दोनों की कंबाइंड बात इसी में हो रही है, BD, तो बस BD आ जाएगा। इसके बाद ये डाइड ऑफ द सेम कंडीशन मंथ्स अपार्ट, फिर आएगा नो फिजिशियन नेम्ड इट, वी गेस्ड इट, एंड वाज अ लिंगरिंग फीवर, एंड हर इलनेस वाज मिस्टीरियस, स्लो टू स्टार्ट बट अनस्टॉपेबल व्हेन इट स्लोड। तो ये जनरिक टू स्पेसिफिक आ जाता है, पहले दो जनों की बात हो रही है, फिर किसी और पर्सन ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, फिर एट द लास्ट उसकी डिटेलिंग की बात आ जाती है। दिस इज व्हेन यू गो फ्रॉम जनरिक टू स्पेसिफिक, दैट्स द वे इट मूव्स ऑन इन जम्बल्ड केसेस। नेक्स्ट आ गया आपके पास ईडियम बताना है आपको, अंडरलाइन स्टेटमेंट दी गई है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द कैप्टन स्लैम्ड हिज हैंड ऑन द टेबल एंड टोल्ड अदर्स टू शट अप इमीडिएटली एंड स्टॉप मेकिंग नॉइसेस, ग्लेयरिंग एट देम ऑल बिफोर बिलोइंग अगेन। अब क्या आ रहा है कि उसने बहुत गुस्से से अपना हाथ मारा, ठीक है, कि एंड टोल्ड अदर्स टू शट अप इमीडिएटली, चुप हो जाओ सभी के सभी। अब इसका क्या आ जाएगा,
पुट अ सॉक इन इट होता है जब किसी को हमने चुप करवाना है। फेस अ म्यूजिक होता है जब हमें कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करवाना है। रेस अ बार होता है जब मैं स्टैंडर्ड्स को रेस कर देती हूँ। टॉक द टॉक होता है जब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली किसी चीज़ को बोलती हूँ। और अगर मुझे किसी को बिल्कुल चुप कराना है तो आई विल से इट आउट, पुट द सॉक इन इट। दैट इज put a sock in it, that is to make someone quiet immediately. I have to tell to shut up immediately, चुप करवाना किसी को क्योंकि वो शोर कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, whatever it is, तो ये आ जाएगा। बियर कॉन्सिक्वेंसेज अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको कल को फेस अ म्यूजिक बियर द कॉन्सिक्वेंसेज करना पड़ेगा। रेस अ बार, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन ने अपना रेस अ बार कर दिया है बिकॉज सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टॉक द टॉक एंड देन यू कैन बी कॉन्फिडेंट, अगर आप पढ़ के जाओगे सो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट, द वन हु स्पीक्स कॉन्फिडेंटली एंड हु टॉक्स कॉन्फिडेंटली, दैट इज टॉक द टॉक। नेक्स्ट इज आपको एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन वर्ड आपका आ जाता है, दैट इज योर सैडनेस, यहाँ पे आपका अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है। हर फीचर्स अज्यूम द फेसेट ऑफ एब्स्ट्रैक्टेड सैडनेस, नीदर कैरिंग नॉट नोइंग वेदर वी रिमार्क्ड हर। अब देखो सैडनेस का ऑपोजिट तो खुशी वाला आ जाएगा ना, क्योंकि हमें एंटोनिम फाइंड करना है। कोई सैड है मतलब दूसरा ऑपोजिट क्या आ गया, कोई खुश है। पॉजिटिव वर्ड ढूंढो, एंटायरिटी, सेंटिमेंट, विटालिटी और डेफियंस। देखो एंटायरिटी होता है जब एंटायर चीज़ आ जाती है, इसका मतलब तो आ गया आपका होल आ गया। सेंटिमेंट का मतलब क्या आ जाता है, जब आप किसी इमोशंस की बात करते हो, दैट इज योर सेंटिमेंट। वाइटैलिटी आपने बोला था मैम, वाइटल तो इंपॉर्टेंस होता है, और वाइटैलिटी का मतलब होता है जब आपके अंदर लाइवनेस होती है या आप बहुत लाइवली होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उसे वाइटैलिटी बोलते हैं। डेफियंस, डेफियंस किसे बोलते हो, जब आप किसी चीज़ को डिले करते हो, डिफाई करते हो, दैट इज रेजिस्ट करना, इज कॉल्ड एज डेफियंस। अब खुद देखो क्या आंसर आएगा, आपको पता ना ये बन रहा लिंक, ना ये, ओनली वन इज वाइटैलिटी आ जाता है सैडनेस की जगह, दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट you have is 13th, that is your again jumbled sentences are there. I would go out for a walk and ask her to prepare a simple room and bed. अच्छा अभी देखो सारे जम्बल्ड आई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। लेट्स डू आई शी एंड आई। ओके, आई assured her, मतलब इससे पहले जहाँ पे हमारे दोनों करेक्टर्स इंट्रोडक्शन हो जाएगी हमारे तो वही सेंटेंस आएगा, राइट। अब सबसे पहले क्या आ गया आपका, दैट इज योर I would go out for a walk and asked her, I had started her within my unexpected error. Yeah, this would be there. क्योंकि वो आया और उसके error से shaken हो गई वो। She trusted to the great instead of the poker but seemed eager to help and I assured her. Okay, so it will be starting will be guys, B आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज आपका उसके बारे में ही बात हो रही है, आप अराइवल आए हैं, वो शेकन हो गई बट यू एश्योर्ड हर, क्योंकि शी वाज शेकन। देखो अब ये क्यों आया, द डाउट विल बी बिटवीन ए एंड डी, बट आई टेल यू द लॉजिकल कंसेंट इज जब कोई डर जाता है आप उसको पहले रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप सीधा घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे वो घूमने चला गया और यहाँ पे कि पहले उसने उसको काम किया एंड बताया कि मुझे ये चीज़ ही चाहिए और फुल क्लीनिंग नहीं चाहिए, फिर वो बाहर जाएगा और अपने लिए प्रिपरेशन करेगा एंड शी थ्रस्ट अ ब्रश एंड दिस इज दैट, सो इट विल बी बी डी ए सी। लॉजिकल है, ध्यान से करना है इसको, इट्स लाइक लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि इसमें लॉजिकल और सीक्वेंशियल के साथ आपको करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ, द लास्ट RCs आई थिंक, दैट इज Catherine had been left alone for the first time. Waking from a miserable doze after a night of weeping, she reached out to push aside the bed panels, but her hand struck the table. She brushed it along the carpet and suddenly memory returned like a flood. Her recent sorrow was overtaken vehemently by the wave of extreme grief and anguish. She could not explain her misery. Perhaps it was a madness, even if only temporary. At 12 years old, she had been torn from everything familiar, from Wuthering Heights, from every early bond, and from Heathcliff, who had been everything to her, and turned to Mrs. Lanton, a stranger to Halfland. बिल्कुल different हो चुकी है वो। She felt like an exile cast out of her own record. आपको ज़्यादातर passages में, like 2 passages थे जहाँ पे आपको description दी गई, कहीं पे आपको स्टोरी, अब ये लिटरेचर ग्राउंड्स के आपको दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ आती है। She believed Nellie had a part in it too. Nellie should have spoken to Edgar, should have kept him away. Catherine's body burned with frustration. All she wanted was to be free again. A wild, strong girl who could laugh at pain instead of being crushed by it. Why had she changed? Why did a single word now stir her blood? She was certain she would feel like herself again if she could just be among the heather on the hills. Open the windows wide, fasten it open, she demanded. I won't give you your death of cold.
Nellie replied firmly. No, Catherine said bitterly. You won't give a chance at life, but I am not helpless yet. ये बहुत literature based है, and I'm telling you guys very clearly there is a complete video where RCs are done all in an individual level by Shikha ma'am too. Refer to those videos. One by one एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन आपको डिटेल में समझाई गई है, वो बहुत ईजिली होगा. Here I've just given you a glimpse of everything, a question, a rule, किस तरह से पढ़ना है, हैक क्या आता है. बट अगर डिटेलिंग करनी है एक एक सेगमेंट की तो वो सेपरेट वीडियोस प्लीज़ वॉच करना. तैयारी अच्छे से हो जाएगी क्योंकि PYQs बहुत ज़रूरी है. Now according to the passage, how did Catherine feel immediately after waking her dose? अब obviously बहुत ज़्यादा दुखी थी और despair से फिल थी, तो miserable and filled with despair. A is the right answer, पहली लाइन में लिखा हुआ था. Next is, यहाँ देखो लिखा होता ना, waking from a miserable dose. Miserable, she was very much miserable in the state. What does Catherine recall being taken away when she became Mrs. Hinton? उसको सब कुछ ही अपना ख़त्म हो गया था. उसका Wuthering Heights and Heathcliff, उसकी जगह, उसका पर्सन, सब खत्म हो गया था. कुछ और चीज़ का बारे में मेंशन हमें नहीं है इतना, क्या फोकस आ रहा है. इरेलीवेंट हेल्थ और रेपुटेशन तो बताया ही नहीं गया, तो वुदरिंग हाइट्स और हीथक्लिफ आ गया. देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है इफ यू गो विद द क्वेश्चंस. व्हाट डज कैथरीन डिमांड टू ओपन द विंडो वाइड? मोस्ट लाइकली कैसे विंडोज ने ओपन की है? दैट इज her wish to reconnect the wildness and freedom she once had. And the last is select the option of the word that is vehemently. अब मैं इसका आंसर before I give it out, अब आपको मैंने vehemently का मतलब ऊपर भी बताया था with lots of questions. And the last question I want to give it in one run. जैसे आपको पता है कि gently का मतलब क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, और अगर मैं आपको बाकी मतलब ना भी बताऊं तो मिजरेबली भी अनहैप्पी होता है, डेस्परेंटली भी होता है जो होप लूज कर चुका है, मेलंकली भी सैडनेस आ जाती है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा वर्ड है वेहेमेंटली वो ही सिग्निफाई करता है बहुत इंटेंसिटी है फोर्स का हमारे साथ, राइट. सो यहाँ पे हमारे साथ क्या आ जाएगा, एक ही वर्ड है जो ऑपोजिट इन नेचर है, दैट इज जेंटली. स्टिल डू द वर्ड्स इन योर ओन गाइस, प्रैक्टिस द डेज इन अ गुड वे. इट्स वेरी इजी टू स्कोर 17 out of 17 in your verbal part. So let's score 17 out of 17 in English. It's a zone where you can score to the best and also make the best usage of it. I've given you PYQs of 2025 and promised to bring other year PYQs too. But yeah, hope you like the video because I put my all the efforts in explaining you. But yeah, there are other videos also which you can refer, like of RC separately, jumble separately, and in case of any topic which you want me to explain in a separate manner, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स. एक क्वेश्चन पूछा था आपको स्टार्टिंग में जंबल का, याद होगा फर्स्ट पेपर से, वो ट्राई करना क्योंकि अभी तक तो आपको सॉल्व करने की ट्रिक्स आ जानी चाहिए. सो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड केस ऑफ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. जॉइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वेयर एवरी डे आई एम शेयरिंग अ लॉट ऑफ गुड डॉक्यूमेंटेशंस विद यू ऑल. So yeah, all the best and have a good day. Prepare to the best guys, and I hope you clear and go crack your destination. Okay, take care, have a good day. Bye bye.